हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल एंड आई होप आप अच्छे होगे, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोगों ने चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा अपना। और आज हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर्स की तरफ जो कि है हमारा डीप वाटर, द रैट ट्रैप एंड इंडिगो। और इसको बहुत इन डेप्थ समझना है, डिटेल में जाना है, इसकी समरी थीम सारी चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझना है। और यस, आज की क्लास में हम थोड़ा सा अपडेट भी दूंगी मैं आप लोगों को लॉस्ट स्प्रिंग का, तो बने रहना, साथ जुड़े रहना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, लॉस्ट स्प्रिंग के कुछ पॉइंट्स आप अपने नोट्स में अपडेट कर लो, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे, लॉस्ट स्प्रिंग जो है ना वो दो सेंट्रल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है हमारा। एक है साहिब और एक है मुकेश। जो साहिब है वो कहाँ रहता है, वो सीमापुरी में रहता है और वो काम करता है एज अ रैक पिकर। बाद में चलकर वो टी स्टॉल पे काम करने लगता है और अपना बचपन वहाँ पर बचपना खो देता है पूरा टाइम काम करके। वही जो मुकेश है वो फिरोजाबाद से बिलोंग करता है, वो जगह जो कि फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए। और इसका ड्रीम होता है भाई, उसका ड्रीम होता है मोटर मैकेनिक बनना। तो और ये ही है, ये अपडेट्स आप अपने नोट्स में कर लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, आज जो हम सबसे पहले अपना चैप्टर कवर करेंगे वो है डीप वाटर। तो चलिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानना चाहते हैं चैप्टर का मतलब क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप कुछ भी पढ़ते हैं सबसे पहले कोशिश यही करेंगे उसका इंटेंट यानी कि उसका मीनिंग समझने का। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, हर स्टोरी के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है। उसी तरीके से चलो एक एनालिसिस करते हैं इस चैप्टर के नेम का, क्योंकि आपको चैप्टर के नेम पर भी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, आपको दो चैप्टर्स के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। आप वो तभी उसको अपने आप लिख पाएंगे जब आप हर चीज के लॉजिक को बिल्कुल क्लियरली समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि इस चैप्टर का हम जो नेम है चैप्टर का, उसका जरा मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। डीप वाटर, डीप मतलब गहरा, गहराई, वाटर मतलब पानी, यानी कि पानी के अंदर की बात हो रही है, खूब गहरे होने की बात हो रही है, डीप इनसाइड द वाटर। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया कि ये चैप्टर कहाँ से रिलेटेड है, हमारा पानी से रिलेटेड है। और वो भी पानी में किससे रिलेटेड है, उसकी डीपनेस की, उसकी गहराई से रिलेटेड है। अब जरा समझते हैं, थोड़ा सा जानते हैं ऑथर के बारे में, और हमें कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाएगा कि भाई ये स्टोरी इस रीजन से लिखी गई है। तो देखो जरा, ऑथर जो है इसके वो है आपके विलियम डॉगलस, और ये जो इनकी बुक है वो है आपकी बुक से ही इनकी, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इनकी ये बुक थी। अब जरा आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इनके बारे में जानते हैं हम। विलियम डॉगलस वॉज एन अमेरिकन जज एंड अ राइटर। वो एक अमेरिकन जज रह चुके हैं और राइटर भी रह चुके हैं। ही लेटर बिकेम अ जज ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं यार, कोई छोटी बात नहीं होती। और इन दिस ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी, ये जो दिस है बच्चे, ये दिस है आपकी बुक का नाम यानी कि डीप वाटर। और यहाँ पर उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल बुक थी, उनकी ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि उन्होंने जो अपने बारे में बताया होता है। बायोग्राफी जो हमारे बारे में कोई और लिखता है, ऑटोबायोग्राफी जो हम खुद से अपने बारे में लिखते हैं। जब आप भी आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, आपका भी बहुत नाम होगा, आप अपनी स्टोरी लिखोगे, आपने बचपन से लेकर स्कूलिंग कॉलेज क्या क्या अचीव किया, ये सब कुछ जब हम सीक्वेंस में लिखते हैं ना बच्चे, इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। कोई भी चीज जब सीक्वेंशियली होती है, आप भी अपने बारे में लिखोगे, लिखोगे ना अपनी ऑटोबायोग्राफी। जो बच्चे कह रहे हैं यस मैम हम भी बहुत सक्सेसफुल होंगे और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, तो कमेंट में लिख देना यस मैम मैं भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा, राइट। तो चलो लिख देना कमेंट्स में, मैं देख रही हूँ, ठीक। और आज मैं ना तुम्हारी कमेंट्स भी पढ़ूंगी, अगर तुम्हारे को कुछ मुझसे और एक्सपेक्टेशंस है तो मैं वो भी उसको कोशिश करूंगी कवर अप करूं। चलो, तो देखो उन्होंने शेयर किया है अपने चाइल्डहुड फियर के, और उनका जो चाइल्डहुड फियर है यानी कि जो उनके बचपन का डर है वो है वाटर, एंड हाउ ही कॉन्कर्ड इट विद द करेज एंड डिटर्मिनेशन। उनको बचपन से ही पानी से डर लगता है, और वो उन्होंने उस डर को कैसे जीत में बदला, और अपनी डिटर्मिनेशन के थ्रू। तो यानी कि यहाँ पर वो अपने अब एक्सपीरियंस, जो उनका एक्सपीरियंस है, उससे एक मोटिवेशन देना चाहते हैं सबको कि अगर आपको किसी भी चीज का फियर है, आपको किसी भी चीज का डर है, तो उसको डर कर बैठो मत,
उस डर को खत्म करने के लिए डिटरमाइंड हो जाओ, मेहनत करो और उसको हराओ। यही है आप लोगों के साथ भी। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो मन में कुछ भी डर है, मेरे को ये नहीं है वो नहीं है, कुछ नहीं रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ उस डर को खत्म करना है। ठीक है जी। तो चलो, अगर मैं आपसे पूछूं, तब तक मैं ये बता रही हूं, आप कमेंट में लिख देना आपको किसका फियर है। मतलब जैसे कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, हाइट का डर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का डर होता है, स्टेज फियर होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है। इस तरीके से आपको किसी भी चीज का फियर है तो आप लिखोगे यस मैम आई एम हैविंग दिस फियर। तो चल कोशिश करेंगे एक मैनिफेस्टेशन से कि भाई वो फियर खत्म होए। तो चलो बच्चे, नेक्स्ट आता है हमारा, इसकी समरी पढ़ते हैं। आपको जो समरी मैंने दी है उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले आ रहा है उसका अर्ली फियर ऑफ वाटर, यानी कि उसके मन में पानी को लेकर, विलियम डॉगलस के मन में पानी को लेकर इतना डर क्यों हुआ। ये एक क्या है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? विलियम डॉगलस की, जो कि क्या रह चुके हैं, जो कि एक जज रह चुके हैं और एक राइटर है, और उन्होंने अपनी ही स्टोरी बताई है। ठीक है। द स्टोरी डीप वाटर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट इन विच विलियम डॉगलस डिस्क्राइब्स how he developed a deep fear of water and how he finally overcame it, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भाई उनको किस तरीके से पानी से डर बैठ गया, उनके मन में बहुत ज्यादा फियर होने लगा और उन्होंने उसको कैसे ओवरकम किया, कैसे ओवरकम किया, उसको कैसे जीता, सेल्फ डिटर्मिनेशन से। तो देखिए आगे। अब आप आते हैं हमारे पास, वेन डॉगलस बहुत छोटे थे, उनकी एज बेसिकली 3 या 4 साल की ही थी, वो बीच पर गए थे। He went a beach in California with his father. वो किनके साथ गए थे? वो अपने फादर के साथ बीच पर गए थे। While standing in the shallow water, वो मतलब ज्यादा पानी नहीं था, वो वहां पर जब वो खड़े हुए थे, a strong wave suddenly knocked him down. एक बहुत तेजी से लहर, वेव आई और उनको नीचे गिरा दिया। आपने देखा ही होगा, हम जब भी बीच पर जाते हैं या सी साइड जाते हैं तो हम जितनी भी मर्जी पीछे हो, हम अपने स्लीपर्स पता नहीं कहाँ उतार के जाते हैं और फिर भाग रहे होते हैं अपने स्लीपर्स को पकड़ने के लिए। वो लहर आती है और एकदम से बहा के ले जाती है, और जब भी कोई बहुत तेज लहर होती है ना, तो हम भी भागते हैं कि भाई ये ना हम उसमें डूब जाए या कुछ हमारे ऊपर आ जाए। तो ऐसे ही वो बहुत छोटा था, इतनी गहराई में भी नहीं था, बट स्टिल एक लहर आई और जिसने उसको उसके मतलब गिरा दिया वहां पर। द वॉटर रश्ड ओवर हिम, पानी पूरी तरीके से जो लहर थी बच्चे वो इनके ऊपर आ गई। एंड ही फेल्ट कंप्लीटली हेल्पलेस, और वो पूरे तरीके से हेल्पलेस, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एज भी को कुछ नहीं थी बेचारे की। दो हिज फादर वाज नियर बाय एंड ही वाज सेव, ऑब्वियसली उधर उनके पापा उनके साथ थे और वो बच गए थे, बट द एक्सपीरियंस लेफ्ट अ स्ट्रॉन्ग फियर इन हिज माइंड। ये जो एक्सपीरियंस हुआ उसने बहुत ज्यादा उनके माइंड में एक फियर बिठा दिया। फ्रॉम दैट डे ही बिकेम अफ्रेड ऑफ वाटर, और उस दिन से उनके मन में, उनके जहन में, जिसको मैं बोलूं, उनके दिमाग में क्या हो गया, फियर ऑफ वाटर हो गया। ठीक है। अब बच्चे, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम कुछ स्ट्रॉन्ग लाइंस लिखवा दो जिसको हम, जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो हम उन लाइंस को लिख दे। बेटा क्वेश्चन अगर आपको डॉगलस की एक्सपीरियंस पर आ गया और आप उसके बचपन वाली लाइन लर्न करके गए हो तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। यहाँ पर अब आप समझ रहे हो तो आपने एक लाइन तो याद कर ली, द एक्सपीरियंस। जो कौन सा एक्सपीरियंस? ये पानी का एक्सपीरियंस, ये वेव का एक्सपीरियंस ने क्या किया, लेफ्ट अ स्ट्रॉन्ग फियर इन हिज माइंड। तो ये लाइन आपको पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते, सुनते सुनते याद हो जानी चाहिए, और जब आप इसको लिखोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। तो लाइफ में नेवर गो फॉर शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स की तरफ मत जाओ। उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, नेक्स्ट इंसिडेंट क्या हुआ? देखो, हम ना जब किसी चीज को लेकर बहुत डरते हैं तो हमको ना बार बार कुछ ऐसा होने लगता है जिससे हमारे को यकीन होने लगता है कि यार ये चीज मेरे लिए नहीं है, मुझे इससे बच के रहना है। जैसे हम बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, यार जैसे एक बिल्ली रास्ता काट गई तो हम रुक जाते हैं कि कोई और जाएगा तो ही हम जाएंगे। ऐसे ही अगर हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होने लगता है ना, तो हम उसको लेके और ज्यादा डरने लगते हैं। ऐसे ही एक और इंसिडेंट हुआ, तो जरा उसके बारे में देखते हैं। ये था आपका याकिमा स्विमिंग पूल इंसिडेंट हुआ था। थोड़े टाइम बाद जब डॉगलस 10 से 11 साल के हुए, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे एट YMCA पूल इन यामिका। यामिका एक जगह का नाम है, वहां पर YMCA पूल था। YMCA एक क्लब होता है या एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर स्विमिंग पूल है और वहां पर स्विमिंग सिखाई जाती है। ठीक है। तो वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं स्विमिंग सीखूंगा। दो उनको पानी से डर लगता था, बट स्टिल ही वांटेड टू लर्न स्विमिंग। ही चूज द YMCA बिकॉज इट वॉज सेफर देन याकिमा रिवर। उन्होंने ये
पूल इसलिए डिसाइड किया कि इंस्टेड कि वो रिवर में जाके सीखेंगे, वो पूल में सीखेंगे, पानी भी कम होगा, उनको सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर भी होंगे, तो उन्होंने एक अपने डर को खत्म करने की कोशिश की कि भाई मैं पूल में ही सीख लूंगा, YMCA के स्विमिंग पूल में। और वहां पर एटलीस्ट तेज लहरें तो नहीं होंगी, जैसे कि अगर मैं रिवर में गया तो रिवर में तो बहुत तेज करंट्स आएगा वेव का, एटलीस्ट वहां पर ये तो नहीं होगा, स्टिल वाटर होगा, आराम से मैं स्विमिंग सीख लूंगा। तो उनकी इंटेंशन वॉज क्लियर कि चलो मुझे अपने फियर को भी कम करना है और अपनी स्किल्स को भी बढ़ाना है। अब देखते हैं, वन डे व्हेन ही वाज अलोन एट द पूल, एक दिन जब वो पूल में अलोन थे, अब वहां पर कोई भी नहीं था, अब बिग एक स्ट्रॉन्ग बॉय केम देयर, एक बहुत बड़ा और काफी हट्टा कट्टा बच्चा वहां पर आया, लड़का आया। द बॉय सडनली पिक डॉगलस अप एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। अब हुआ क्या, अगर आपने देखा होगा बच्चों, जब भी कोई पूल होता है, कोई स्विमिंग पूल होता है ना, उसमें ना जब भी आपके अंदर उसमें पानी होता है, वाटर होता है, तो उसमें ना इस तरीके से स्लोप टाइप बना होता है, धीर कम पानी से लेकर पानी की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है, एज पर हाइट भी लिखा होता है कि भाई इतनी हाइट वाले इस एरिया तक इतनी हाइट वाले रहेंगे। तो अब यहाँ पर ऐसे हाइट के अकॉर्डिंगली था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये डॉगलस है और एक थोड़ा बड़ा बॉय आया, बुली किया जाता है, ये आप लोग वैसे भी जानते हैं, उसको उसने उठाया और वो जहां पर सबसे डीप पानी था, यहाँ पे बहुत गहराई थी, जो हाइट जहां पर ज्यादा थी, वहां पर उसको लेकर उसने उसको वहां पर गिरा दिया। अब देखिए, इन फ्रंट ऑफ द डीप एंड ऑफ द पूल, डॉगलस डिडंट नो हाउ टू स्विम, अभी तो वो सीखने जा ही रहा था, उसने तो शुरुआत ही की थी, उसको आते ही नहीं था कैसे स्विम करूं, एंड ही सैंक इनटू द वाटर, और वो पानी में अंदर डूब गया, इनफैक्ट वो डूब चुका था। फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है, ही ट्राई टू जंप अप टू रीच द सरफेस। अब देखो, जब हम पानी में एकदम से प्रेशर से गिरते हैं, तो जैसे भी हम कोशिश करते हैं, हाथ पैर अपने मारने की कोशिश करते हैं, अब वो भी ऐसे ही ऊपर आकर हाथ उठाकर कोशिश कर रहा था कि वो बच जाए, बट फेल्ड, ही वेंट डाउन अगेन। वो जितना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, वो पानी में उतना अंदर जाता जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको स्विमिंग ही नहीं आती थी, उसको नहीं पता था उसकी जो आपकी जो टेक्निक्स होती है स्विम करने की। ही बिकेम टेरिफाइड, वो बहुत डर गया। His lungs were filled with water, उसके लंग्स में पानी जा चुका था। He felt that he was going to die, उसको अब ये एहसास हो गया कि भाई अब वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो समझ आएगा भी कैसे, आप पानी के अंदर यू आर जस्ट सिंकिंग एंड ऑल। He made 3 desperate attempts, उसने 3 बार कोशिश की अपने आप को बचाने की, बट couldn't. He lost consciousness, और आखिरकार उसकी जो कॉन्शियसनेस थी, यानी कि वो जो होशो हवास थी, वो कहीं ना कहीं खोने लगा, और मतलब जैसे फेंट होने वाली हालत होगी वो उसकी हो चुकी थी। फॉर्चुनेटली, किस्मत से, समवन पुल्ड हिम आउट, किसी ने उसको बाहर खींच दिया पूल से, आउट ऑफ द पूल, एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसकी जान बचा ली। ऑब्वियसली 3 अटेम्प्ट्स किए, बाहर आने की कोशिश की, नहीं हुआ। एट लास्ट क्या हो गया, वो एट लास्ट वो कॉन्शियसनेस हो चुका था, कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो चुकी थी उसकी, बिल्कुल सबकॉन्शियस स्टेट में चला गया था, फेंट हो चुका था, पानी के अंदर जाना शुरू कर दिया था। फॉर्चुनेटली क्या हुआ, किसी ने उसको पुल किया, बाहर खींचा और उसकी जान बचाई। देखो, ये समझाते समझाते मैं तुम्हें लर्न भी करा दिया है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो आप उसको आराम से कर भी लोगे कि ओके, माइंड में आपको लाइंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट दिस नियर ड्रॉनिंग एक्सपीरियंस मेड हिज फियर मच मोर स्ट्रॉन्गर। बट ये पूरे तरीके से डूबने वाला जो एक्सपीरियंस था ना, उसने और उसके मन में डर बैठा दिया। ये नेचुरल है, किसी के भी साथ होता तो वो ऐसे ही होता। द फियर ऑफ वाटर सेटल डीपली इन हर, जो पानी का डर है वो बहुत अंदर तक, गहराई तक उसके मन में, दिल में बस चुका था। और अगर हमारे मन में, हमारे हार्ट में एक बार कुछ आ गया ना कि मुझे ये इंसान पसंद नहीं है या मुझसे ये नहीं होगा, तो हम उसको कभी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। अब वो उसके दिल में, जहन में वो बात बैठ चुकी थी। अब आगे देखिए, फियर कंट्रोल्स हिज लाइफ। अब ये जो फियर था ना बच्चे, ये जो फियर था, ये फियर ने ना उसके ओवरटेक कर लिया। किसको ओवरटेक कर लिया? उसकी लाइफ को। अब वो कहीं पे भी जाए, कुछ भी होता था ना उसके साथ, वो बीचेस पे या पानी वाली जगहों पे वो जाना ही नहीं चाहता था। क्यों? अब जो डर है, मुझसे नहीं होगा वाला डर, उस डर ने क्या किया? उस डर ने उसकी लाइफ को कंट्रोल कर लिया। ठीक है? आफ्टर द इंसिडेंट, डॉगलस अवॉइडेड एवरीथिंग रिलेटेड टू वाटर। वो हर चीज अवॉइड करने लगा जो कि पानी से रिलेटेड थी। ही डिड नॉट गो स्विमिंग, बोटिंग,
कैनोइंग, जो आपकी फिशिंग, मतलब पानी से रिलेटेड जो भी वाटर स्पोर्ट्स होते थे वो कुछ भी करने नहीं जाता था। इवन व्हेन ही वेंट नियर वाटर ही फेल्ट फ्राइटेंड। इनफैक्ट अगर वो पानी के पास भी जाता था ना तो उसको घबराहट, बहुत डरने लग जाता था। द फियर फॉलोड हिम एवरीवेयर, ये फियर उसको हर जगह फॉलो किया एंड स्पॉइल्ड हिज एंजॉयमेंट, और उसकी लाइफ को, उसकी लाइफ के एंजॉयमेंट को पूरी तरीके से क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया। He realized that fear had become his enemy. उसको ये समझ आ गया ये फियर तो मेरा दुश्मन है। अब यहाँ पर देखो उसने डर को किससे कंपेयर किया, उसने डर को कंपेयर कर लिया, उसने ये फियर को कंपेयर किया बच्चे एनिमी से। दुश्मन, दुश्मन कौन होता है? दुश्मन वो होता है, तुम्हारे को मैं तुम्हारी भाषा में बताती हूँ। दुश्मन वो होता है जिसकी प्रोफाइल पे तुम जा जाके झांकते हो। दुश्मन वो होता है जिसने तुम्हें ब्लॉक तो कर रखा है लेकिन तुमने दूसरी आईडी बना के उसको देखते हो। दुश्मन वो होता है अगर तुमने उसको ब्लॉक, उसने तुम्हें ब्लॉक भी कर रखा है ना, स्टिल तुम कोशिश करते हो किसी और आईडी से उसको देखे, या नहीं भी ब्लॉक किया हुआ तुम उस पर ध्यान रख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में पूरा टाइम वही घूम रहा है, घूम रही है। और दुश्मन वो होता है जिसके लिए तुम स्टेटस लगाते हो, जिसके लिए तुम स्टोरीज पोस्ट करते हो। यहां पर इसका मतलब तुम्हारे माइंड को किसने कंट्रोल कर लिया? तुम्हारे एनिमी ने। यहां पर डॉगलस के माइंड को किसने कंट्रोल कर लिया था? उसके फियर ने, और फियर उसका सबसे बड़ा क्या बन गया था? एनिमी बन गया था। देखें, इट कंट्रोल्ड हिज ऑल थॉट्स एंड एक्शन, इसने पूरे तरीके से उसके एक्शंस और थॉट्स को कंट्रोल कर लिया। ही रिमेंबर्ड अ फेमस लाइन बाय फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उसको एक बहुत फेमस लाइन याद रही थी जो थी, आई कोट, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। यहाँ पर ये है आप लोगों का, ये फिगर ऑफ स्पीच मैंने लिखी हुई तब मैं आपको बताऊंगी, ये तुमने लर्न करनी है। मैं एक सेकंड इसको इस कलर से, अलग कलर से हाईलाइट करती हूँ और तुम लोग ये लिख लो। ये पैराग्राफ ना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये तुम अपने नोट्स में लिख लो। जिस मॉर्निंग, एग्जाम वाली मॉर्निंग को तुम पढ़ोगे ना तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो, द फियर, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। जो हमारे पास है डर, वो डर ही खुद अपने आप में है, तो हमें डर से डरना ही क्यों है? हमें अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरे को डर किसी से नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना कि भाई अगर अब मेरे को तो बड़ा कॉन्फिडेंस है, स्टोरी आती है मैं तो पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा। नहीं बच्चे, स्टोरी आती है, पेपर अटेम्प्ट करना, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उसके साथ साथ इन डेप्थ नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। इसी तरीके से अगर आपको किसी चीज का डर है तो वो डर अपने आप में ही आपको और डरपोक बनाता जा रहा है। हम क्यों डरपोक बने? हम तो बहादुर है ना, वी आर करेजियस, हम किसी से भी क्यों डरेंगे? ये बात उसके दिमाग में आई, उसने ये कोट अपने जहन में बिठा ली। क्या है कोट? चलो याद करते हैं। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। याद करो जल्दी से। और जब भी आप कोई भी कोट आप मेंशन करेंगे ना, इस कोट को आपने इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की कोट है, क्या है? ऑल वी हैव, बोलो मेरे साथ साथ, चलो घर पे हो ना, चलो बोलो, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रही, तुम तब तक एक दो बारी और बोलो, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। चलो जी। He understood that fear itself was the real problem, not water. उसको ये पता चल गया डर प्रॉब्लम है, पानी नहीं है। पानी तो सबके लिए एक जैसा है। उसके दिमाग में, उसके माइंड में जो ये डर बैठ गया है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है, उसने डिटर्मिनेशन कर ली, उसने एक फैसला लिया कि भाई मुझे जीतना है। किसको जीतना है? कॉन्कर करना है अपने फियर को। मुझे जो भी डर है, मुझे अपने डर से बाहर निकलना है। डॉगलस ने फाइनली डिसाइड किया दैट ही वुड नॉट लिव इन फियर एनीमोर, कि अब वो फियर के साथ नहीं रहेगा, और ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज लाइफ फुली, उसको अपनी लाइफ पूरी तरीके से एंजॉय करनी है, क्योंकि इस फियर ने क्या कर ली थी उसकी लाइफ को? इस फियर ने उसकी लाइफ को कंट्रोल कर लिया था। क्या कंट्रोल कर लिया था? उसकी लाइफ, उसकी एंजॉयमेंट, उसकी एवरीथिंग। सो ही हायर्ड अ प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उसने एक प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया जो स्विमिंग सिखाता था, उसको उसने हायर किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज पेशेंट एंड मैथोडिकल, ही ट्रेन डॉगलस स्टेप बाय स्टेप। जो इंस्ट्रक्टर था वो बहुत पेशेंट था। पेशेंट मतलब होता है बच्चे जिसमें बहुत पेशेंस होना है, जिसमें ठहराव था। अब जैसे कि अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, रजत सर आपको पढ़ाते हैं, हम लोग बहुत पेशेंस से पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सब कुछ कवर हो जाए, कुछ भी ऐसा ना रहे जो तुम्हें लगे कि भाई मेरे से छूट गया या मुझसे हुआ नहीं ना। तो अगर हम
कोई भी चीज, और सेम आपके साथ भी अभी ये हो रहा है, आपको पता है कि अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो क्यों ना हम आराम से तसल्ली से 2 चैप्टर्स पे ही तो ध्यान देना है, दूसरे दिन 3 चैप्टर्स पे ही तो देना है, रोज करते करते तो मेरा तो भाई रोज इतने अच्छे से हो जाएगा, इन डेप्थ हो जाएगा। अगर मैंने पूरे साल इतने अच्छे से नहीं भी पढ़ा तो मैं तब भी उसको भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चे पेशेंस जो है ना, वो अब आपकी गेम है, सब्र। तो जो उसका इंस्ट्रक्टर था वो बहुत उसमें पेशेंस थी, और दूसरी बात क्या थी, उसको उसका मेथड पता था। मेथड यानी कि कैसे करवाना है। क्या स्टेप्स बताए उसने? फर्स्ट ही टॉट हिम हाउ टू ब्रेथ प्रॉपरली इन द वाटर। सबसे पहले उसने पानी में कूदते ही हाथ पैर मारो थे ना, उसने ये सिखाया कि तुम्हें पानी में जाकर सांस कैसे लेनी है पानी के अंदर। दूसरा, देन ही मेड हिम प्रैक्टिस फ्लोटिंग, फिर उसने उसको फ्लोट करना सिखाया, हाथ पैर मारना जिसको बोलते हैं। आफ्टर ही ट्रेन्ड हिज आर्म एंड लेग्स मूवमेंट, फिर उसकी आर्म्स, और फ्लोटिंग इन द सेंस आपको मतलब जो पैर ऐसे ना, जैसे हम जो पूल का साइड्स होती है उस पर हाथ रख के इस तरीके से पैरों को सबको चलाना टाइप जो बोलते हैं वो कराते हैं, ठीक है। फिर उसने ट्रेन की उसके आर्म्स और लेग्स मूवमेंट को प्रॉपर्ली। ही यूज्ड अ बेल्ट एंड रोप टू सपोर्ट हिम इन द बिगनिंग। शुरुआत में क्योंकि उसको डर भी था तो उसने उसको एक रोप और बेल्ट लगाकर उसको करवाता था प्रैक्टिस, ताकि इसको ये ना लगे कि ये डूब जाएगा या कुछ। तो उसका बेसिकली एम जो था, इंस्ट्रक्टर ने पूरे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया कि भाई मुझे इसको ट्रेन करना है और इसका जो फियर है उसको हटाना भी है। इसके बाद ये जो लाइन है बच्चे, ये देखेंगे, डॉगलस प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर मंथ्स, उसने लगातार मंथ्स तक प्रैक्टिस की। स्लोली उसका फियर डिसअपियर होने लगा, और उसके फियर को किसने रिप्लेस कर लिया? उसके फियर को कॉन्फिडेंस ने रिप्लेस कर लिया। जल्दी से इसको फोटो क्लिक कर लो, फोटो नहीं मतलब लिख लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फियर को किसने रिप्लेस कर लिया? कॉन्फिडेंस ने। पहले फियर ने किसको रिप्लेस कर लिया था? उसकी लाइफ को, उसकी एंजॉयमेंट को। जब उसने प्रैक्टिस की तो फियर को अब किसने रिप्लेस कर लिया? कॉन्फिडेंस ने। चलो मैं इधर लिख देती हूँ, बता देती हूँ। पहले क्या हुआ था? फियर ने क्या किया भाई? फियर ने रिप्लेस कर दिया। क्या रिप्लेस कर दी? उसकी लाइफ, उसकी एंजॉयमेंट, बेसिकली उसकी हैप्पीनेस रिप्लेस हो गई। किससे रिप्लेस हो गई? ये सब रिप्लेस हो गई थी फियर से। वही जब उसने प्रैक्टिस की, अब वो रेगुलर स्विमिंग कर रहा है, तो अब ये किससे रिप्लेस हो गई? कॉन्फिडेंस से। ठीक है जी, चलो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलो ठीक है, चलो तो फाइनल विक्ट्री ओवर फियर। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ट्रेनिंग, डॉगलस वांटेड टू कंप्लीटली श्योर दैट हिज फियर वाज गॉन। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, वो तैर सकता है, बट स्टिल वो ये जानना चाहता था कि क्या अब उसकी जो फियर है वो खत्म हुआ नहीं हुआ। तो व्हाट ही डिड, he went to different lakes and rivers to test himself. He swam alone in deep waters. अब वो अलग अलग रिवर्स में जाता था, लेक्स में जाता था, उसको मजा आने लगा। और इनफैक्ट वो डीप वाटर, पानी की गहराइयों में जाता था, उसको मजा आता था वो ट्रेजर्स को देखना, एडवेंचर करना, ये सब चीजों में। Whenever fear tried to return, he challenged it. अब जब भी उसको ये डर वापिस आने की कोशिश करता था ना, वो उसको चैलेंज ले लेता था, एज अ चैलेंज। और जब हम किसी भी चीज को एज अ चैलेंज ले लेते हैं ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता उसको कॉन्क्योर यानी कि उसको जीतने से। He forced himself to stay calm and confident. Gradually, fear lost its power over him. At last, he completely conquered his fear of water. आखिर में उसने अपने पानी का जो उसका डर था उसको पूरी तरह से जीत लिया। अब बच्चे, ये तो आपको होगी समरी, और इसमें आपने कोरिलेट किया कहीं ना कहीं खुद को। हमारे को ये बताया है कि अगर हमें किसी भी चीज का फियर है तो हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो मजाल है किसी की भी कि हमें रोक सके। आपको अपने फियर को एज अ चैलेंज लेना है, उसको रिप्लेस कर देना है कॉन्फिडेंस से, और फिर देखो जिससे तुम्हें डर लगता था ना, वही तुम्हें सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट देगी। तुम्हें अगर पढ़ाई से डर लगता है ना, पढ़ो, खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। एक दिन यही जो आप पढ़ रहे हो ना, यही पढ़ाई आपकी लाइफ बनाएगी, जिंदगी बनाएगी, आपका करियर बनाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे फियर एंड करेक्ट। ये हमारी बेसिकली बच्चे थीम्स है आपकी ना। इसमें कभी भी ना एक किसी भी चैप्टर में एक थीम नहीं होती, बहुत सारी थीम्स होती है। अब आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसी भी थीम से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आ जाता है। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी थीम्स। द सेंट्रल थीम जो है वो है डीप वाटर, ओवरकमिंग फियर थ्रू करेज, यानी कि अपने फियर को ओवरकम करना किससे? करज से, अपनी बहादुर होने से। और क्या लेकर आना? अपने में कॉन्फिडेंस लाना।
ठीक है। फियर एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। कितनी गर्ल्स होती है वो लिजार्ड, उनको एक रूम में अगर उनको छिपकली दिख जाए, वो जो चीख मारते हुए बाहर भागेंगी, ओ हो पूछो मत, राइट। तो ये ह्यूमन इमोशन है। बॉयज और वही सब बॉयज देख के वो हंस रहे होते हैं फिर तो बट अब इस बात से कोई, देखो इतनी सी लिजार्ड आपको खा तो जाएगी नहीं, फिर भी हम लोग, वाई यू ओनली मी एज वेल, हम लोग डरते क्यों भाई? हम वो कॉकरोच देख ले या कोई माउस देख ले, हमसे तो बड़ा कोई मतलब डरपोक नहीं दिखेगा इस दुनिया में। बाकी वो फियर अलग है, बट जैसे बट स्टिल कोई हमें खा थोड़ी रहे या कुछ हो थोड़ी रहा है, तो डोंट गेट अफ्रेड, डरना नहीं चाहिए। और अगर डर लगता है तो ये नहीं कि फिर उनके साथ जाके बातें बातें करो, बट कोशिश करो अपने फियर को ओवरकम करने की। ठीक है, नहीं तो देखो अभी देखो इस टाइम ना सब हंस रहे हो, मुझे पता है ये बॉयज ने तो कमेंट्स में लिख दिया होगा कुछ ना कुछ जबरदस्त तरीके से। नाउ एवरीवन एक्सपीरियंसेस फियर एट सम पॉइंट इन लाइफ, हमने कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जैसे हम कभी हिल स्टेशन जाते हैं, हम जरा नीचे देखते हैं माउंटेन से, तो कहीं ना कहीं वर्टिकल काइंड ऑफ हो जाता है, चक्कर से आते हैं, हमें फियर ऑफ हाइट हो जाता है। और कई कई लोगों को फियर ऑफ दिस वाटर एज वेल होता है। बहुत अलग अलग तरीके के फियर होते हैं, घबराहट होने लग जाती है। इन द स्टोरी डॉगलस का जो फियर था वो था वाटर का, और उसने उसको दो इंसिडेंट्स ने उसको और डरा दिया। एक जब वो 3 से 4 साल का था, और दूसरा जब वो YMCA का स्विमिंग पूल का है, बीच वाला। और दूसरा कौन सा होगा? स्विमिंग पूल वाला। जब आप स्विमिंग पूल मेंशन करोगे तो वहां पर आप पेपर में YMCA मेंशन करना। भाई तुम्हें जब पता है, तुमने डीपली पढ़ा, तो क्यों नहीं लिखोगे आगे? दिस फियर डजंट रिमेन स्मॉल, इट ग्रो स्ट्रॉन्गर। ये फियर स्मॉल नहीं रहा, ये स्ट्रॉन्गर होता गया एंड बिगेन्स टू कंट्रोल हिज लाइफ, और पूरी लाइफ उसकी कंट्रोल करने लगा। ही अवॉइड स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग एंड इवन बीइंग नियर वाटर। वो उसने हर चीज अवॉइड करनी शुरू कर दी, इनफैक्ट पानी के पास जाने तक से वो डरने लग गया था। हिज एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ हिज फियर। अब उसकी लाइफ का जो एंजॉयमेंट था वो बहुत लिमिटेड हो गया था। किस फियर की वजह से? पानी के फियर की वजह से। अब पूछ ले कोई भी आपसे क्वेश्चन रिलेटेड टू फियर, पूछ ले कुछ भी डॉगलस के बचपन के बारे में, आप आराम से लिख लोगे, आपने पीछे पढ़ लिया है, आपको बहुत इजीली पोर्ट्रे कर लोगे उसको। उसके बाद आता है हाउएवर द स्टोरी शोज दैट फियर इज स्ट्रॉन्गर ओनली व्हेन वी रन अवे फ्रॉम इट। अगर स्टोरी ये बता रहा है कि भाई, ये लाइन देखो, फियर इज स्ट्रॉन्गर ओनली व्हेन वी रन अवे फ्रॉम इट। जो चीज से हम डर के भागते हैं वो उतनी ही हम पर हावी होती है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए ना, तो अपने डर से भागो नहीं, उसको जीतने की कोशिश करो। तो ये कहीं ना कहीं आपको मैसेज जा रहा है कि भाई क्या, ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्या भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बता दो। फियर इज स्ट्रॉन्गर ओनली व्हेन वी रन अवे फ्रॉम इट। तो क्या अब हम डरेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं डरोगे ना? हाँ, तो मैंने ना इस चैप्टर के, इन तीनों चैप्टर्स का एक क्वेश्चंस का PDF बनाया हुआ है, आपको वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा। आप लिंक को क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली उस PDF पे पहुंच जाओगे। तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना, ठीक है? तो डरना नहीं है क्वेश्चन पेपर से भी नहीं डरना। और सर की भाषा में तो फोड़ के आना पेपर में, बता रही हूँ। बहुत मेहनत कर रहे हो तुम दोनों मतलब हम दोनों। When Douglas decides to face it, he slowly becomes courageous। और जब उसने अपने फियर को फेस करना शुरू किया, तो वो क्या होना शुरू कर दिया? वो courageous, यानी कि वो बहादुर होना शुरू हो गया। Courage doesn't not mean absence of fear, it means facing fear bravely। Courage का मतलब होता है फियर को बहुत बहादुरता से, ब्रेवली से फेस करना। By learning to swim and challenging himself, Douglas proves that courage can defeat even the deepest fear। उसने ये प्रूफ कर दिया, जो करेज है वो आपका डीपेस्ट फियर को भी खत्म कर सकता है। एंड द मैसेज इज क्लियर, वी शुड नॉट अलाउ फियर टू कंट्रोल आवर लाइफ्स। तो इस मैसेज को प्लीज अपने चैप्टर का जहां पर स्टार्टिंग है वहां पर लिख लेंगे सारे बच्चे। द मैसेज इज क्लियर दैट वी शुड नॉट अलाउ फियर टू कंट्रोल आवर लाइफ्स। ठीक है, ये तुम अच्छे से लर्न कर लो। चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट्स, नो स्क्रीनशॉट्स, नथिंग, ओनली ओनली और ओनली राइटिंग वर्क। दूसरी थीम क्या है बच्चे आपकी इस चैप्टर की? दूसरी थीम है बच्चों हम लोगों की डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। अब यहाँ पर जो डॉगलस थे, वो उन्होंने ना अपनी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी। विल पावर यानी कि खुद से उन्होंने बहुत अंदर से सोच लिया था कि मुझे जीतना है, मुझे अपने फियर को कॉन्क्योर, यानी कि उसको अपने डर को हराना है, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना है, और मुझे ये जो फियर मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है
उस कंट्रोलिंग पावर को मुझे खत्म कर देना है। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज डिटर्मिनेशन। तो एक थीम क्या हो गई, फियर को कॉन्कर करना। दूसरी थीम क्या हो गई आप लोगों की बच्चे, डिटर्मिनेशन। डॉगलेस कुड हैव कंटिन्यूड लिविंग इन फियर। वो ऐसे ही भी रह सकता था, क्या हो गया स्विमिंग नहीं करता, क्या हो जाता बोटिंग नहीं करता, बट उसने सोच लिया कि मुझे अपने इस फियर को खत्म करना है। मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मुझे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। मुझे स्टेज पर आने से डर लगता है तो मैं स्टेज पर आने से, मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टेज पर आना है। ये फियर्स, ये आपके हैं उसके नहीं, बट यस इनको खत्म करना है। Many people accept their fears and never try to overcome them. बहुत लोग अपने fears को accept कर लेते बट उसको overcome नहीं करते. But Douglas makes a firm decision that he will not let fear rule his life. उन्होंने एक decision ले लिया कि वो fear को अपनी life को rule करने नहीं देंगे. He hires a professional instructor and practice regularly for months. The training is slow and systematic. जो training थी वो slow और systematic थी. He practiced breathing, floating, swimming, movement again and again. उसने ये सब कुछ practice की और सीखा, ये किया. ठीक। एट टाइम्स ट्राइज फियर ट्राइज टू रिटर्न। काफी बार होता था जब वो सीख रहा था तो उसका डर फिर से वापस आ जाता, बट उसने गिव अप नहीं किया और उसने अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करता रहा। इससे क्या पता चलता है, इट शोज दैट सक्सेस डज नॉट कम इंस्टेंटली। सक्सेस एकदम से नहीं आती, प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस बार बार करते रहने से आती है। रेगुलर प्रैक्टिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन रिमूव इवन डीप रूटेड फियर्स। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो अगर आपकी जो बहुत डीप रूटेड, जो आपकी जहन में फियर बैठ चुकी है, वो भी क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। द थीम टीचेस स्टूडेंट दैट कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स एंड पेशेंस लेड टू सक्सेस। ये थीम बच्चों को ये बता रही है कि अगर आप कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट्स डालते रहोगे और आप पेशेंस के साथ लगे रहोगे, सब्र के साथ लगे रहोगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एक दिन में रातों रात कुछ नहीं होगा बच्चे, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हम ये लगातार कॉन्टिन्यूएशन में मेहनत करते रहते हैं ना, फिर सक्सेस आपको मिलकर ही रहेगी। ठीक, तो देखिए पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग की पावर क्या है, द स्टोरी, ये आपका नेक्स्ट थीम है। ये इंपॉर्टेंस बता रही है पॉजिटिव थिंकिंग की। आपको अगर पॉजिटिवली आप थिंक सोच रहे हो तो क्या होगा, जैसा सोच रहे हो वैसा होकर ही रहेगा। मैनिफेस्टेशन जो मैं देख रही हूँ आप कमेंट्स में लिखते जा रहे हो, मैनिफेस्टेशन क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग ही तो है। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आप जब तक उसको करोगे नहीं। आपने ये सोचा, मैंने एक इनकी वीडियो देख ली, इनकी वीडियो देख ली, ये मैम ने तो मुझे कहा 80 में से 80 लाके देंगी, वो मैम ने कहा ऐसे, वो वाले सर ने कहा ऐसे। नहीं बच्चे, हम यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, मेहनत तो आपकी ही है ना। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप उसको प्रैक्टिकली अपने एंड से भी करोगे, तो वो करना जरूरी है। क्या करना है आपको, पॉजिटिव थिंकिंग लानी है। डॉगलस रिमेंबर्स द फेमस वर्ड्स ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। हाँ जी, मुझे पता अब तुम्हें याद हो गया होगा, जल्दी से अब अपने घर में जहां से भी आप क्लास ले रहे हो, जोर से बोल दो, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। दोबारा से, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। चलो जी, वेरी गुड। दिस लाइन्स मोटिवेट्स हिम। He understands that fear exists mainly the main mind. When we think negatively, fear becomes stronger. But when we think positively, fear becomes weaker. जब हम नेगेटिव सोचेंगे तो फियर पॉजिटिव होता जाएगा, जितना ही हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही फियर नेगेटिव होता जाएगा। यहाँ पर क्या लाइंस लिखिए, वाह 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 वाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो लिख लो, इंपॉर्टेंट है। रुको यार, इसका कलर चेंज किया जाए, फिर बोलोगे मैम। कुछ ऐसे महान बच्चे भी है ना जो थोड़ा 2x पे भी देख रहे होंगे, तो उनको दिख जाएगा कि भाई कलर चेंज आ गया तो हम लिख ले। तो ये लो भाई, तुम लोगों के लिए। गर्ल्स भी 2x पे देखती हैं कि वो बिल्कुल आराम से, तुम लोग प्रॉपर देखते हो, एक एक पूरा पूरा साथ जुड़े रहते हो, पता नहीं ना। चल जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अभी तो बेटा, अभी तो इसके हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, आंसर्स करने हैं। ओके, और भी है, फिगर ऑफ स्पीच भी है, आई गेस इसकी वर्ड मीनिंग्स भी है, बहुत कुछ है यार तुम्हारे लिए, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। कल को तुम ये मत बोलो कि भाई मैम ने मुझे ये नहीं बताया। यार आप पेपर में जाओ तो बस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और बस ये बोलो, ये मतलब मजा आ गया, ठीक है। बोलोगे मैं इतनी बड़ी बड़ी, तो मैम आप क्लास ले रहे हो, बुक छोटी सी है, तो बेटा यही तो इंटरप्रिटेशन है, किस तरीके से आप चीजों को एनालाइज करते हैं। अब आपको कोई प्रोफेशनल पढ़ा रहे हैं तो भाई फिर एनालिसिस तो होगा ही ना चीजों का। चलो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई विल ड्रॉन, I will
ड्रॉन ही स्टार्ट थिंकिंग आई कैन स्विम, आई कैन डू इट। जहां वो ये सोचता था मैं डूब जाऊंगा, आज वो ये सोचने लगा है कि मैं तैर सकता हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूं। पॉजिटिव थिंकिंग चेंजेस हिज माइंडसेट। Fear turns into confidence, weakness turns into strength, doubt turns into belief. What a life-changing experience he is sharing in his autobiography. मतलब सोचो कितना उनके साथ बीता और उन्होंने उसको कैसे अचीव किया, तभी तो ऑटोबायोग्राफी बनी ना, तभी तो देखो आपके करिकुलम में है। दिस थीम टीचेस अस दैट आवर थॉट्स कंट्रोल आवर एक्शंस। हमारे एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? हमारे थॉट्स। इफ वी थिंक पॉजिटिवली, अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे, वी कैन ओवरकम लाइफ चैलेंजेस। अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे तो हम लाइफ के सारे चैलेंजेस को क्या कर लेंगे? ओवरकम कर लेंगे। इसके बाद आते हैं बेटा आप लोगों के कैरेक्टर स्केच। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई गेस इसकी मैंने नहीं किया थी, ओके, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी आपको। देन कैरेक्टर स्केच में आप देखेंगे मेन एक ही है जिनको आपको ध्यान देखना है, विलियम डॉगलस। कैरेक्टर स्केच के की पॉइंटर्स है तो देखिए, सेंसिटिव और थॉटफुल, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो चुके थे रिगार्डिंग टू हिज फियर। डिटरमाइंड एंड करेजियस, वो डिटर्मिनेशन आ गई उनके अंदर कि भाई उनको फियर को क्या करना है, कॉन्कर करना है, फियर को पॉजिटिव उसमें लेकर जाना है और अपने डर पर ब्रेवरी लेकर आनी है। हार्ड वर्किंग थे, विल पावर बहुत स्ट्रांग थी और उन्होंने नेवर गिव अप अप्रोच रखी। इसके बाद आते बच्चे आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि आपकी बुक से आपको कोई भी सीन पैसेज आ जाता है और आपको उसको अटेम्प्ट करना होता है। ये यूजुअली आपका 6 मार्क्स का ही आता है। आपने देख ही लिया होगा, आपको जब मैंने प्री प्रिंट वाली जो वीडियो है उसमें आपको पूरा डिटेल में इन डेप्थ में पूरा बता रखा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। आज आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक से एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ भी लोगे तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। I quote, the water was still too deep for me. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. यानी कि यहाँ पर कौन बात कर रहा है? पानी अभी भी बहुत डीप था, मैं डरा हुआ था। यहाँ पर आई यानी कि आई किसकी बात हो रही है? यानी कि कौन डरा हुआ था? ऑथर डरा हुआ था। कौन है ऑथर? विलियम डॉगलस। तो देखिए वाई, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ मिट, मतलब इतना नहीं था कि मेरे को पूरे तरीके से कॉन्कर कर लिया जाए, मुझे मेरे को फिर से डराया जाए। अब देखिए वाई वॉज ऑथर फ्राइटेंड, जो ऑथर थे वो फ्राइटेंड क्यों थे? वो फ्राइटेंड क्यों थे जब वो पहली बार पानी में जा रहे थे? देखो अगर कोई भी पहली बार पानी में जा रहा तो वो इसीलिए डरेगा, क्यों? क्योंकि वो तैरना नहीं आता, सिंपल सा बात है। बिकॉज ही वॉज इन डीप वाटर एंड डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, क्योंकि वो डीप वाटर में थे और उनको तैरना नहीं आता था। वट डज फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स मीन्स, इसका मतलब क्या है? वो पूरे तरीके से क्या थे बेटा? वो पूरे तरीके से डरे हुए थे, वो स्केयर्ड थे। तो फ्राइटेंड आउट ऑफ इट्स जो पूरा वर्ड बनता है वो हमारा बनता है एक्सट्रीमली फ्राइटेंड थे, वो एक्सट्रीमली स्केयर्ड थे। आगे आता है वॉज ही फुली पैनिक्ड एट दिस मोमेंट, क्या वो पूरी तरीके से, जब वो पानी में डूब रहे थे ना, एक्चुअली उस वाली की बात है, क्या वो पूरी तरीके से पैनिक कर चुके थे? देखो पैनिक तो नहीं किया था उन्होंने, 3 बार ट्राई किया था बाहर आने की, ऊपर आने की, तो पूरी तरीके से तो हम पैनिक उसको नहीं बोलेंगे। तो देखो नो, ही वॉज फ्राइटेंड बट स्टिल ट्राइंग टू थिंक, मतलब वो फ्राइटेंड थे बट फिर भी सोच रहे थे क्या करें कैसे करें। ऑल, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आपका, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ये तो एक कोट है और हमें क्या बताया था ये कोट के बारे में कि भाई हमें डरना नहीं है फियर से। ये कोट किसने लिखी थी ये भी हमें पता है। तो देखिए क्वेश्चन, हु सेड दिस लाइंस ओरिजिनली? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। चलो जी फटाफट से अभी के अभी अपने नोट्स में ये 5 टाइम्स लिखो, जल्दी से लिखो, ये इनका नेम लिखो, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, पूरा लिखो, स्पेलिंग एग्जैक्ट लिखना और ये जो लाइन है वो भी लिखो, जल्दी के जल्दी अभी के अभी लिखो। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जल्दी से, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जल्दी, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, स्कूल की फीलिंग आ दिया? चलो जल्दी से 5 बार लिख लिया ना, और कमेंट में टाइप भी कर दो, और अगर पॉसिबल है तो ये लाइंस भी टाइप कर दो, पूरा टाइप कर देना, लाइक जरूर करूंगी, सच बता रही हूं सबको, अगर ये लिखा हुआ होगा जिस जिसका दिख जाएगा, मुझे पता चल जाएगा भी तुम पूरा पूरा अटेंड कर रहे हो।
चलो, व्हाट डज दिस लाइन्स मीन्स इन द स्टोरी? ये क्या बता रही है कि भाई फियर इज द रियल एनिमी, असली एनिमी कौन है? फियर ही है, सिचुएशन नहीं होती। उसके बाद व्हाई डिड द ऑथर रिमेंबर दिस लाइन? ऑथर ये लाइन्स क्यों रिमेंबर करता है? क्योंकि टू एनकरेज हिमसेल्फ टू फाइट हिज फियर, क्योंकि वो अपने आप को एनकरेज करना चाहते हैं कि भाई फाइट करा जाए, फियर से लड़ा जाए, ये बेसिकली इसमें है। उसके बाद बच्चे आप लोगों के हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, तो देखते हैं। हाउ डिड द ऑथर डेवलप फियर ऑफ वाटर? ऑथर ने फियर ऑफ वाटर कैसे डेवलप किया? तो देखिए, आपको पता ही है ये दो इंसिडेंट्स हुए थे, एक बार आंसर्स खुद भी देख लेंगे। पहले बताओ, दो इंसिडेंट हुए थे। पहला जब वो छोटा सा 2-4 साल का था, 2 से 4 साल के बीच में था, 3 से 4 से के, तब क्या हुआ था उसके साथ? वो बीच पर गया था, एक बहुत तेज वेव आई थी और वो गिर गया था, बट उसके फादर ने बचा लिया। दूसरी बार YMCA के पूल में एक बड़े से लड़के ने उसको उसमें धक्का दिया था, तो यही है। द ऑथर डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर आफ्टर 2 ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स। अ वेव knocked him down at the beach and later a boy pushed him into the deep pool water where nearly drowned, creating lasting fear. This is the right way and right approach to write down the answer. Instead write down the full story. If you have noticed, क्या किया हुआ है? बीच के बाद दूसरा बता रहे हैं तो and later यानी कि बाद में, उसके बाद कॉमा आया है। एक लड़के ने उसको पुश किया जहां से वो डूबते डूबते बचा, और इसने हमेशा के लिए उसके मन में एक क्या बना दिया? फियर बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डिड डॉगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग? उसने क्यों डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेगा? उसने क्यों? बताओ। क्योंकि वो अपने फियर को कॉन्कर करना चाहता था, क्योंकि फियर ने उसकी लाइफ को क्या कर रखा था? फियर ने उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रखा था, और ना ही वो कोई लाइफ एंजॉय कर पा रहा था, उसकी एंजॉयमेंट खत्म हो गई थी, ना ही वो कोई वाटर स्पोर्ट्स कर पाता था। तो ये रीजन से, तो देखो उसको कैसे लिखा है। डॉगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग बिकॉज, देखो जब भी हम आंसर देते हैं तो हमारा आंसर हमेशा पास्ट में आता है। यहां पर आपका डिसाइड का बन जाएगा, डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग बिकॉज, क्योंकि ही वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड। पढ़ा था ना हमने, क्योंकि वो थक चुका था। उसकी लाइफ को कौन कंट्रोल कर रहा था? उसका डर। फियर बाय फियर, कंट्रोल्ड बाय फियर। ही वॉन्टेड टू एंजॉय लाइफ फुली, पार्टिसिपेट इन वाटर एक्टिविटीज and prove to himself that he could overcome his fear. वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि वो फियर को ओवरकम कर सकता है थ्रू डिटर्मिनेशन एंड प्रैक्टिस। थ्रू अपनी डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस से वो इसको ओवरकम कर सकता है। यस, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। तुम खुद देखो, हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, डिस्कस किया, ये पॉइंट्स आने चाहिए, और वही पॉइंट्स आप देखोगे आंसर में आपको दे रखे हैं। ये है आर्ट जब आप इन डेप्थ पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं पानी पीती हूँ। नाउ, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर हेल्प हिम? इंस्ट्रक्टर ने उसको कैसे हेल्प की? द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड, उन्होंने अच्छे से हेल्प की। इंस्ट्रक्टर बहुत पेशेंट था, उसने मेथड अडॉप्ट किया, सिस्टमेटिकली किया, उसने प्रॉपरली उसको बताया। तो देखो, उसने सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप बताया। ही टॉट हिम प्रॉपर ब्रेथिंग, फ्लोटिंग एंड कोऑर्डिनेटेड आर्म लेग्स मूवमेंट। जो 4 पॉइंट्स आपको उधर बताए थे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, 30 से 40 वर्ड्स का आपको है, तो उसको क्लबिंग कर दिया है। दिस ग्रेजुअल ट्रेनिंग हेल्प डॉगलस गेन कॉन्फिडेंस एंड इवेंचुअली प्रिपेयर्ड हिम टू स्विम इंडिपेंडेंटली। ये इस ट्रेनिंग ने उसको इंडिपेंडेंट बनाया, मतलब उसका कॉन्फिडेंस बनाया, और अब वो इंडिपेंडेंटली स्विम कर सकता था। उसके बाद, व्हाट एफर्ट्स डिड डॉगलस मेक टू ओवरकम हिज फियर? डॉगलस ने ऐसे क्या एफर्ट्स किए कि भाई उसने अपने फियर को ओवरकम किया? उसने प्रैक्टिस की, मंथ्स, रेगुलर, कंसिस्टेंट रहा। डॉगलस प्रैक्टिस स्विमिंग डेली फॉर मंथ्स, रिपीटेड एक्सरसाइजेस पेशेंटली एंड टेस्टेड हिमसेल्फ इन डिफरेंट lakes and rivers. His consistent practice and determination helped him conquer his fear completely and gain confidence in deep water. मतलब रेगुलर प्रैक्टिस की, अलग अलग रिवर्स में गया, लेक्स में गया, और फाइनली वो एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने आप से खुद से कहा कि अब उसके मन से फियर खत्म हो चुका है। किसका? वाटर का, पानी का फियर खत्म हो गया है। अब जे आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, और हम इसको इसके अकॉर्डिंगली जो बताया हुआ है मैंने आपको वो भी लिख सकते हैं। हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? क्वेश्चन से लाइन लिखा, डॉगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर विद, कैसे? डिटर्मिनेशन एंड करेज। ठीक है। आफ्टर नियरली ड्रॉइंग, मतलब बिल्कुल डूबते डूबते ही, अवॉइडेड ईयर्स फॉर वाटर फॉर ईयर्स, उसने सालों तक पानी को अवॉइड किया। बट ही रियलाइज दैट फियर वॉज कंट्रोलिंग हिज लाइफ, उसने ये रियलाइज किया जो फियर था उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था।
सो ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उसने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया। द इंस्ट्रक्टर ट्रेन्ड हिम स्लोली एंड पेशेंटली, इंस्ट्रक्टर ने उसको स्लोली और पेशेंटली कंट्रोल किया, उसको सिखाया। डॉगलस ने प्रैक्टिस की ब्रेथिंग, फ्लोटिंग, ये बच्चे वही सारे पॉइंट्स हैं जो आप पीछे कर चुके हो, एंड स्विमिंग टेक्निक्स फॉर मैनी मंथ्स। इवन आफ्टर लर्निंग ही टेस्टेड हिमसेल्फ इन लेक्स एंड रिवर्स, उसने अपने आप को ट्राई किया, टेस्ट किया, और फाइनली उसने अपने इस फियर को कॉन्कर किया सक्सेसफुली, विच शोज दैट फियर कैन बी डिफीटेड विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड हार्ड वर्क। जो ये शो करता है कि भाई फियर जो है वो स्ट्रॉन्ग विल पावर से आप उसको हरा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी ऑफ डीप वाटर? मैसेज क्या है भाई? तुम्हें पता है आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, डर से कभी नहीं डरना, अपनी लाइफ को ऐसे नहीं करना कि आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इफ वी फेस इट ब्रेवली वी कैन ओवरकम इट। द स्टोरी गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट फियर इज ओनली अ मेंटल बैरियर। इफ वी फेस इट bravely we can overcome it. Running away from fear makes it stronger, but facing it with courage makes us stronger. Douglas proved that determination and continuous efforts can defeat even deep रूटेड फियर, यानी कि डॉगलस ने ये प्रूव कर दिया कि अगर डिटर्मिनेशन होगी और कॉन्टिन्यूसली आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आप अपने फियर को ओवरकम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कोई भी कभी भी हरा नहीं सकता और आप ओवरकम कर लोगे अपने फियर को। द स्टोरी इंस्पायर्स अस, चैलेंज आवर फियर एंड बिलीव इन आवरसेल्फ। ये स्टोरी हमें ये इंस्पायर कर रही है कि हमें खुद पर बिलीव करना चाहिए और क्या, और हमें अपने चैलेंजेस को एज अ वेपन लेना चाहिए और फियर को एज अ चैलेंज लेकर उसको खत्म करना चाहिए। तो ये है आपका पूरी स्टोरी, समरी, थीम, एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन आंसर्स एंड इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है आप लोगों का इंडिगो। ठीक है, तो बच्चों अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना चैप्टर इंडिगो। अब अगेन समरी को जरा समझते हैं, समरी इन द सेंस चैप्टर की नेम की समरी को समझते हैं। चैप्टर क्या कहना चाहता है, क्या पर्पस है। इंडिगो, इंडिगो तो हम किसको बोलते हैं? इंडिगो बोला जाता है नील की, नील जो होता है आपको उसको हम इंडिगो बोलते हैं। तो यानी कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं हमारे जो नील होता है, जो कपड़ों पे होता है, जो होता है उसके लिए हमारा ये यूज होता है। तो देखिए इसके ऑथर है लुइस फिशर। अबाउट ऑथर जरा समझते हैं। लुइस फिशर वॉज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट। ओके, तो जरा ये एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं और राइटर रह चुके हैं। ही रोट मैनी बुक्स ऑन वर्ल्ड लीडर्स, उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स पे बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। द चैप्टर इंडिगो इज अबाउट द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पुअर इंडिगो फार्मर्स इन बिहार। यानी कि ये जो चैप्टर है आपका, ये महात्मा गांधी के बारे में बता रहा है। बेसिकली महात्मा गांधी ने जो रोल प्ले किया था किस पर, जो एक बिहार में एक जगह थी चंपारण, वहां के लोगों के लिए उन्होंने जो एक मूवमेंट की थी उसको बताया गया है, आपको इस चैप्टर में बताया है। क्योंकि ये एक जर्नलिस्ट थे तो इन्होंने वहां कवर किया, तो इसलिए वो इस चैप्टर को मतलब उन्होंने इसको एज अ लिखा। देखा, एक नई चीज पता चली। क्या पता चली भाई? कि किस तरीके से ऑथर ने किस, ऑब्वियसली उन्होंने लिखा, उन्होंने वो चीज महसूस की, उन्होंने वो एक्सपीरियंस की। तो देखिए समरी, द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो फार्मर्स। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देती हूँ फिर हम बढ़ते हैं। इंडिगो एक्चुअली बच्चे क्या होते हैं, जैसे नील, नील की खेती। अब हुआ क्या था, एक यहाँ पर ना, आपको पता है हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, हम कॉलोनाइज्ड थे। कॉलोनाइज्ड का मतलब होता है जब हमारे ऊपर किसी ने शासन किया होता है, यानी कि हमारे ऊपर किसी ने कंट्रोल किया होता है, हमारी इंडिपेंडेंस हमारे पास नहीं होती, कोई और उसको कंट्रोल कर रहा होता है, कोई और रूलर होता है, उसको कॉलोनाइज्ड बोलते हैं। तो हम कॉलोनाइज्ड थे। अभी जो एरा चल रहा है, अब तो हम किसी के अंडर नहीं है ना, अब पोस्ट कॉलोनाइज्ड है। जब हम कॉलोनाइज नहीं थे, जब हम आजाद थे, तो वो प्री कॉलोनाइज था। तो ये जो एरा की बात हो रही है, ये हो रही है आपकी कॉलोनाइज्ड एरा की। कॉलोनाइज्ड यानी कि हम कॉलोनाइज्ड थे, हमारे ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। और आप खुद जानते हो, हमने जब चैप्टर 1 किया था, द लास्ट लेसन, जैसे ही जर्मन्स ने पावर में आई, जर्मन पावर में आए, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आज से, मतलब इमीडिएटली कल के बाद से सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, आज लास्ट डे है, कल से सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। उनसे सबसे पहले उनकी लैंग्वेज छीनी, उनकी मदर टंग छीनी। इसी तरीके से हमारी कंट्री पर सारा का सारा कंट्रोल किसका कर लिया? ब्रिटिशर्स ने अपना कर लिया।
क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे पे अपना कंट्रोल किया हुआ था, हम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ भी टैक्सेस है उनका जो मन कर रहा था टैक्स लगाए जा रहे थे, और वो जबरदस्ती बिहार में जो चंपारण जगह थी वहां के लोगों को जबरदस्ती वो इंडिगो की खेती कराते थे। अब इंडिगो की खेती में एक तो प्रॉफिट ज्यादा था नहीं, और होता क्या था, एक तो सिंथेटिक फाइबर के लिए अलग से एक सिंथेटिक इंडिगो आ गया था, तो लोग ज्यादातर उसको प्रेफर करते थे रेदर देन जो ट्रेडिशनल इंडिगो होते थे। इससे फार्मर्स को लॉस हो रहा था, एक तो उनका बिकता भी नहीं था, ऊपर से टैक्स भी इतना ज्यादा देना पड़ता था, जबरदस्ती भी खेती करनी पड़ती थी, और अगर हम इंडिगो एक बार उगा लेते हैं ना तो उसके बाद वो जो जमीन होती थी वो एक बार उगा लो या 2 से 3 बारी के बाद वो जमीन बंजर हो जाती थी, यानी कि वो लैंड किसी काम की ही नहीं रहती थी। तो वहां के जो किसान थे वो बहुत दुखी थे, वो इतनी गरीबी में आ चुके थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, उनको कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे कैसे करे। ये मैंने आपको एक बेस बता दिया कि उस कंडीशन हालत क्या थी वहां के लोगों की। अब जरा हम देखते हैं, द स्टोरी इज सेट इन चंपारण, अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट चंपारण की स्टोरी है। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड। इंडिगो वाज यूज्ड टू मेक ब्लू डाई। अब इंडियन जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, एक बात बताओ जमीन किसकी? इंडिया की। लैंडलॉर्ड कौन के बन के बैठे हुए हैं? ब्रिटिशर्स। वो जबरदस्ती विलेजर्स को बोलते थे, फार्मर्स को बोलते थे क्या करो भाई, डाई मतलब इंडिगो को आप प्रोड्यूस करिए, चाहे वो चाहे ना चाहे, वो उनसे जबरदस्ती उनको बोलते थे। देखो मैंने यहां पर वर्ड आपको लिया हुआ है फोर्स्ड, फोर्स करते थे इंडियन फार्मर्स को। The farmers were forced to grow indigo on 15% of their land under a system called the तिनकथिया सिस्टम। उनको अपने लैंड का मतलब जबरदस्ती तुम्हें, तुम जो मर्जी करो या जो है, तुम्हें अपने लैंड का 15% पोर्शन पे क्या उगाना पड़ेगा, तुम्हें इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा। और ये सिस्टम उन्होंने लागू कर दिया था, इंप्लीमेंट कर दिया था। और इस सिस्टम का नाम क्या था? जल्दी से लिख लो अपने नोट्स में, तिनकथिया, तिनकथिया सिस्टम था ये। दे हैड नो चॉइस एंड सफर्ड हैवी लॉसेस। उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, उन्होंने बहुत हैवी लॉसेस को फेस किया। किसने? फार्मर्स ने। दे है ना, ये दे आपका यूज हो रहा है फॉर फार्मर्स, ठीक है, जो विलेजर्स थे। एंड सफर्ड हैवी लॉसेस व्हेन सिंथेटिक डाइज वर इन्वेंटेड। मैंने आपको बताया था जर्मनी में क्या हुआ, सिंथेटिक डाइज इन्वेंट हो गई थी। अब इंडिगो जो था वो लेस प्रॉफिटेबल था, लोग उसको ही लेना पसंद करते थे। ब्रिटिश प्लांटर्स वांटेड कंपनसेशन फ्रॉम फार्मर्स टू रिलीज देम फ्रॉम द एग्रीमेंट। अब जो था ब्रिटिश प्लांटर्स क्या चाहते थे कि भाई हमें कंपनसेशन दो, तुम्हें हमारा एग्रीमेंट, हमको तो नुकसान हो रहा है, तुम्हारे पास ये हुआ कि हमारे को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो वो उनके ऊपर एग्रीमेंट से उनको छुटकारा दिलाकर क्या चाहते थे? वो चाहते थे फार्मर्स को रिलीज करना। द पुअर फार्मर्स वर हेल्पलेस एंड एक्सप्लॉइटेड। उनके पास कुछ था ही नहीं और वो उनको पूरे तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। मतलब कि अब अगर उनकी क्रॉप बिक भी नहीं रही है तो भी वो किसको कंपनसेशन दे? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को कंपनसेशन दे। बताओ कितनी ज्यादा पार्शियलिटी, कितना ज्यादा भेदभाव होता था। किस रीजन की वजह से? क्योंकि वी वर कॉलोनाइज्ड, वी वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। इसीलिए कहते हैं स्टार्ट लविंग यूर कंट्री, पैट्रियोटिक बनिए, अपने ऊपर किसी को भी हावी ना होने दो। आपका डर है ये, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। अब तुम चीजें देखो, ऑटोमेटिकली तुम देखोगे 2-3 चैप्टर्स तुम्हें तुम्हारे माइंड में कोरिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो राजकुमार शुक्ला डिटर्मिनेशन, राजकुमार शुक्ला की डिटर्मिनेशन देखते हैं। अब हुआ क्या, क्योंकि वो चंपारण के वहां के विलेजर थे। अ पुअर फार्मर नेम्ड राजकुमार शुक्ला मेट महात्मा गांधी एट कांग्रेस सेशन इन लखनऊ। लखनऊ में ना महात्मा गांधी का एक सेशन था, वहां पर जो थे वहां पर राजकुमार शुक्ला जी मिले थे। किन से मिले थे? महात्मा गांधी से मिले थे। और उन्होंने अपनी बात वहां पर उनके सामने रखी कि सर हम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू कम टू चंपारण एंड सी द फार्मर्स प्रॉब्लम्स। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की सर प्लीज आप एक बार आइए तो सही, हमारी प्रॉब्लम्स देखिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। शुक्ला वॉज वेरी डिटर्मिन्ड। अब यहाँ पर पिछले चैप्टर के कॉन्ट्रास्ट में देखिए, शुक्ला बहुत डिटर्मिन्ड था कि भाई मुझे उनसे कांटेक्ट करना है और मुझे अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। ही फॉलोड गांधी एवरीवेयर। गांधी ने उसकी बात सुनी और ठीक है वो अपने अगला जो भी उनका मूवमेंट ही वो आगे बढ़ गए। देखो पहले क्या होता था, पहले अलग अलग जगहों पे सभाएं लगती थी, मूवमेंट्स होते थे, तो वो गांधी अलग जगह चले गए। जहां जहां गांधी जाते थे राजकुमार शुक्ला जी उनके पीछे पीछे जाते थे, क्योंकि उन्होंने मन में ठान ली थी कि भाई मुझे अपनी
लोगों के लिए चेंज लाना है। हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो इनजस्टिस हो रहा है, हमें उसको खत्म करना है, मेरे को खत्म करवाना है ये। तो देखो फिर वो कोलकाता गए, उनके पीछे पीछे कानपुर गए, अहमदाबाद गए, कहां से चलते हुए? लखनऊ से चलते हुए, कहां से? कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद गए, अंटिल तब तक जब तक गांधी फाइनली एग्री नहीं कर गए कि वो उनके साथ चंपारण चलेंगे। वो मतलब पीछे पड़ गए, जी जान लगा दी कि भाई मैं तो चलूंगा ही चलूंगा, आपके साथ ही चलूंगा और आपको अपने साथ लेकर ही चलूंगा। अब क्या हुआ? गांधी ने जब एग्री किया, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलता हूं। गांधी अराइवल इन चंपारण। गांधी फर्स्ट वेंट टू पटना। पहले गांधी पटना गए। देखो उन्होंने, हुआ क्या, जब राजकुमार शुक्ला ने बात बताई तो ऐसे ही चलो गांधी ने उनकी बात मान ली और वो आ गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने जानने की कोशिश की कि ये जो बता रहे हैं या ऐसी क्या प्रॉब्लम, सिर्फ ऐसा तो नहीं यही फेस कर रहे हैं। उन्होंने वो प्रॉब्लम्स को लोगों से पास गए, उसको समझने की कोशिश की। फिर उन्होंने देखा कि हाँ गलत है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने एविडेंस इकट्ठे करने शुरू किए। क्योंकि आप सब जानते हैं गांधी जी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस पे, तो उन्होंने यही कहा था कि हम लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे और विद प्रूफ जाएंगे, एविडेंस के साथ जाएंगे। एविडेंस यानी कि हमारे पास सबूत होने चाहिए। तो देखो गांधी पटना गए, वहां पर वो राजेंद्र प्रसाद के घर में रुके, जो कि बाद में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। देन ही वेंट टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द फार्मर्स प्रॉब्लम। फार्मर्स की प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो कहा गए, चंपारण गए। और इन्वेस्टिगेशन का बेसिकली मकसद क्या था? क्या इकट्ठे करना? एविडेंसेस को इकट्ठे करना। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑर्डर्ड गांधी, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने गांधी को ऑर्डर किया कि भाई वो चंपारण छोड़ के चले जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ आ गई थी कि अगर गांधी जी इन्वॉल्व हो गए हैं तो अब कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इशू बन जाएगा और ये लोगों तक बाहर आ जाएगी बात। बट गांधी ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा चंपारण छोड़ के। ही वुड ओबे द लॉ। वो कह रहे मैं नॉर्मल बैठा हूं, मैं लॉ को फॉलो कर रहा हूं, मैं किसी को मार नहीं रहा, मैं कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। बट कुड नॉट इग्नोर हिज ड्यूटी टुवर्ड सफरिंग पीपल। वो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मेरी जो ड्यूटी है, मेरे जो लोग हैं अगर वो सफर कर रहे हैं तो मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा ना कुछ कर रहा फिलहाल, लेकिन तुम मुझे ऐसे निकाल नहीं सकते, ये गांधी जी का कहना था। ही वॉज समन टू कोर्ट। उनको कोर्ट में बुलाया गया। जब उनको कोर्ट में बुलाया गया गांधी जी को, तो थाउजेंड ऑफ फार्मर्स गैदर्ड आउटसाइड द कोर्ट। हजारों फार्मर्स कोर्ट के बाहर आए थे गांधी जी के सपोर्ट में, क्योंकि फाइनली उनको ये दिख रहा था कि उनके लाइफ में उनके साथ कोई ऐसा पर्सन अब जुड़ गया है जो उनकी प्रॉब्लम में उनका साथ दे रहा है। द गवर्नमेंट फेल्ट प्रेशर। जो गवर्नमेंट थी उनको प्रेशर फील हुआ, बहुत प्रेशर आया उनके ऊपर और उन्होंने केस को वापस ले लिया। कौन सा केस? कि भाई अब कि भाई फार्मर से कंपनसेशन लिया जाए। ये पहली बार था जो कि बहुत बड़ी विक्ट्री हुई थी, जिसमें लोगों के लिए क्या किया गया था? लोगों के लिए, लोगों के फेवर में जजमेंट आई थी। अब यहां पर देखें इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। गांधी एंड हिज टीम कलेक्टेड स्टेटमेंट्स। उन्होंने बहुत स्टेटमेंट्स कलेक्ट की या कुछ है। बट अभी यहां पर जो है ना, इधर बच्चे पोर्शन में इधर आपका वही है कि भाई जब गांधी को सम्मन किया गया था, कोर्ट में लाया गया था, तो उनके अगेंस्ट उनको रोका गया या कुछ किया गया, बट उनको छोड़ दिया गया। गांधी और उसकी टीम ने स्टेटमेंट्स इकट्ठी की, एविडेंसेस कलेक्टेड किए, बहुत सारे फार्मर्स से, थाउजेंड ऑफ फार्मर्स से, और उन्होंने डिटेन की इंफॉर्मेशन और लोगों की सफरिंग के बारे में देखा। सारी इंफॉर्मेशन को डिटेन किया और लोगों की सफरिंग को समझा। फाइनली द गवर्नमेंट फॉर्म्ड एन इंक्वायरी। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई और गांधी वॉज मेड अ मेंबर, और गांधी को उसका मेंबर बनाया गया। After discussion, the British planters agreed to refund 25% of the money they had taken illegally from the farmers. और ये डिसीजन आया कि जो ब्रिटिश प्लांटर्स है, लैंडलॉर्ड से, वो 25% पैसा जो कि लिया गया था इलीगल तरीके से फार्मर से, उनको वो वापस कर देंगे। दो अमाउंट बहुत स्मॉल था, बट ये उस टाइम की बहुत बड़ी बात थी। क्या? कि भाई उनको विक्ट्री मिली, इंडियंस को, फार्मर्स को, पुअर विलेजर्स को। इट ब्रोक द फियर। इसने एक फियर को तोड़ा। सबसे बड़ी बात, क्या फियर को तोड़ा? कि ब्रिटिश इन द माइंड्स ऑफ फार्मर, कि भाई इट ब्रोक द फियर ऑफ द ब्रिटिश इन द माइंड ऑफ फार्मर, कि भाई हम कभी कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो यहां पर अब जरा पिछले चैप्टर से देखें तो फियर को कॉन्कर करा। क्या किया? कि भाई अपने हक के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो, इससे मत डरो कि हमने स्टेप लिया तो ब्रिटिशर्स हमारे अगेंस्ट क्या कर लेंगे। हमने किया ही क्या है? अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो डोंट सिट, गेट अप एंड स्पीक।
अब इसमें सोशल रिफॉर्म्स क्या आया, गांधी इसके बाद रुके नहीं, एंड आफ्टर सॉल्विंग द इंडिगो प्रॉब्लम वो और कोशिश की उन्होंने, ही वर्क टू इम्प्रूव, उन्होंने और कोशिश की क्या क्या इंप्रूव करे, एजुकेशन सिस्टम, सैनिटाइजेशन सिस्टम, हेल्थ कंडीशंस को। ही ओपन स्कूल इन विलेजेस एंड टॉट पीपल अबाउट हाइजीन एंड सेल्फ रिलायंस, उन्होंने लोगों को, उन्होंने स्कूल्स खोले और लोगों को बताया एजुकेशन के बारे में, सेल्फ हाइजीन के बारे में उन्होंने चीजें बताई। गांधी बिलीव द ट्रू फ्रीडम मेंट फ्रीडम फ्रॉम द फियर एंड सोशल बैकवर्डनेस, असली फ्रीडम, असली इंडिपेंडेंस वो है जब हमारी कंट्री फ्री फ्रॉम पुअर पीपल होगी, जब हमारी कंट्री क्या होगी, फ्री फ्रॉम दिस पावर्टी होगी और सोशल बैकवर्डनेस से होगी, जब सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। अब अगर मैं इस लाइंस को कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं आप लॉस्ट स्प्रिंग्स के पास भी जा सकते हैं, आपका जो चैप्टर है। तो देखो जब बच्चों के कमेंट्स में लिखा हुआ था मैम 2 चैप्टर्स की हमें कोरिलेशन करनी नहीं आती, क्यों नहीं आती भाई, ऑटोमेटिकली तो हो रहा है, आपका कोरिलेशन में आ रही है ये चीजें, क्यों, क्योंकि आपको इन डेप्थ समझ आ रहा है, डिटेल में जा रहे हो आप लोग, ठीक है। ये मेन स्टोरी है, तो कोई आपसे कोई कथा कहानी नहीं पूछने वाला कि राइट ऑन द फुल स्टोरी ऑफ चंपारण एंड ऑल, क्योंकि हमने बहुत कुछ करना है, तो हम लोग को हमने इसको कंप्रेस फॉर्म में करा है। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में कंपनसेशन, ये इंपॉर्टेंट आपके वर्ड मीनिंग्स है, तो आप एक बार देख लेंगे। कंपनसेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, ऑपरेशन का मतलब होता है क्रूअल और अनजस्ट ट्रीटमेंट, परसिस्टेंस का मतलब है नॉट गिविंग अप, इस चैप्टर के क्वेश्चंस कुछ आया तो आप ये वर्ड्स को यूज कर सकते हो, लर्न कर लेना। इमेशिएटेड मतलब नॉर्मली थिन, डेफियंस मतलब चैलेंज, तो ये मेन वर्ड्स है, इनको आपको लर्न करने हैं। इसके बाद आते हैं बच्चे आपकी थीम्स, तो इसमें जरा हम थीम देखें आपके, पावर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई की जीत, पावर, और नॉन वायलेंस यानी कि ना बिना लड़े आप किस तरीके से जीत सकते हो। द मेन थीम ऑफ इंडिगो इज द पावर ऑफ ट्रूथ, दैट इज सत्य, सच बोलना, एंड नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा। तो देखो गांधी डिड नॉट यूज वायलेंस, गांधी ने वायलेंस को यूज नहीं किया है, ही यूज पीसफुल प्रोटेस्ट एंड मोरल करेज, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट को और मॉरल यानी कि आराम से और शांति तरीके से, और मॉरली यानी कि जो चीजें सही है उस वे में क्या किया है, उस वे में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। His method of civil disobedience disforced the British to change their decision, उन्होंने शांति तरीके से जो ब्रिटिशर्स का डिसीजन था उसको चेंज कराया, क्योंकि उनके साथ हजारों फार्मर्स जुड़ चुके थे, कोई लड़ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उन जब यूनिटी देखी ना, यूनिटी देखकर ब्रिटिशर्स डर गए। दूसरी थीम है बच्चे आप लोगों का करेज एंड लीडरशिप, गांधी शोड ग्रेट करेज बाय रिफ्यूजिंग टू ओबे अनजस्ट ऑर्डर्स, उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई ये दिखाकर कि भाई जो भी ऐसे ऑर्डर्स है जो कि सही नहीं है, लोगों को के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने अगेंस्ट बोला, उन्होंने पुअर्स को और अनएडुकेटेड फार्मर्स के लिए स्टैंड अप लिया और उनके राइट्स के लिए वो बोले। ट्रू लीडरशिप मीन्स हेल्पिंग द वीक एंड फाइटिंग इनजस्टिस, असली लीडरशिप ही यही होती है, असली लीडर ही वो होता है, तो ये नहीं कि मेरी पार्टी आई मेरी पार्टी ने किया, नहीं, असली लीडर वो होता है जो जो वो लोग जो कमजोर है उनकी मदद करे, और इनजस्टिस हो रहा है जिनके साथ गलत हो रहा है उनके लिए वो हाथ बढ़ाए आगे, उनके लिए वो फाइट करे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट थीम है बच्चे इसमें फ्रीडम फ्रॉम फियर, और पीछे भी क्या थी, पिछले चैप्टर में फ्रीडम फियर को कॉन्कोर करना। The biggest achievement was not just refund but removing the fear from the farmers' heart, और उनके दिल से ये फियर हटा कि भाई अगर इनजस्टिस हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो स्टेप ले अपने लिए। गांधी taught them that they were not helpless, कि भाई वो हेल्पलेस नहीं है, वो अपनी खुद के लिए स्टेप ले सकते हैं। मैसेज क्या है स्टोरी का आपका, स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े रहिए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर पावरफुल वेपन, करेज कैन डिफीट ऑपरेशन, ट्रू लीडरशिप सर्व सोसाइटी, यानी कि अगर आप में बहादुर हो, आप में करेज है, तो आपको कोई भी दबा नहीं सकता, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको आपसे आपकी इंडिपेंडेंस छीने, आपका राइट छीने, और ट्रू लीडर जो होता है वो सोसाइटी के लिए काम करता है। इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक स्केच है वो महात्मा गांधी का, जिसमें उनको करेजियस दिखाया है, ऑनेस्ट दिखाया है, डिटरमिन्ड दिखाया है और पीसफुल दिखाया है। साथ साथ वो एक ट्रू लीडर बन के आए हैं और जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। ये जो पॉइंटर्स है इसको आप पैराग्राफ में कल्पना कर लेंगे। राजकुमार शुक्ला को क्या दिखाया है, एक पुअर फार्मर, बट वो डिटरमिन्ड था,
वो पेशेंट रहा, पेशेंट इन द सेंस उसमें सब्र रहा, पेशेंस रहे, और वो कंप्लीटली क्या रहा, कंप्लीटली वो डेडिकेटेड रहा। ठीक है, अब आते हैं बेटा आप लोगों के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पिछले वाले में मैंने आपको सिंगल लाइन वाले दिखाए थे, इस वाले में मैं आपको प्रॉपर एक जो आपकी बुक से बड़े बड़े जो पैराग्राफ्स है वो लिए हैं, और एग्जाम में ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे पिछले चैप्टर में किया था उस फॉर्म में भी आ सकता है। तो जरा देखें, इन चंपारण a district of Bihar, the peasants were forced to grow indigo on part of their land. This was done under the Tinkathiya. This was done under the Tinkathiya system. ये तिनकथिया सिस्टम के अंडर हुआ था। उनको फोर्स किया जाता था कि भाई वो क्या उगाए, इंडिगो उगाए, जिसका मतलब एंड विच मेंट दैट 3 out of 20 पार्ट्स ऑफ देयर लैंड हैड टू बी यूज्ड फॉर इंडिगो, यानी कि 3 out of 20 ऑफ देयर लैंड उनको किस में उगाना है, उसमें इतने पार्ट में क्या उगाना है, यानी कि अराउंड 15% पार्ट में उनको इंडिगो उगानी है। फार्मर्स पुअर थे और इंडिगो उनको ज्यादा पैसे नहीं दे पाती थी, प्रॉफिट नहीं होता था, उनको जबरदस्ती बोला जाता था कि भाई तुम्हें ये करो, और ब्रिटिशर्स उनके साथ इनफेक्ट चीटिंग भी करते थे। लेकिन जैसे ही जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो यानी कि सिंथेटिक फाइबर के लेकर आए, तब के बाद से और उनकी सेल कम हो गई, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि हमको तो नुकसान हो रहा है, तुम हमें कंपनसेशन दो, कि अब इंडिगो नहीं बिक रहा तो तुम हमें कंपनसेशन दो। यहाँ पर आपका यही है। इंडिगो कल्टीवेशन बिकम अगेन, द फार्मर्स वर पुअर and the indigo gave with them little profit. They were forced to sell at a fixed price to British planters who often cheated them, जो उनको बहुत हमेशा चीट भी करते थे। When the synthetic dyes were introduced in Germany, indigo cultivation became even less profitable. प्रॉफिट होना कम हो गया, yet planters demanded compliance from farmers, वो फार्मर से compliance मांग रहे थे, भाई तुम हमें compensation दो। They were terrified, helpless and unable to resist planters' authority. वो डर चुके थे, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, और आपको पता ही होगा शायद पता नहीं कितने फार्मर्स ने सुसाइड तक कर लिया था। उनको इतना प्रेशर बनाया जा रहा था कि भाई आप पैसे दीजिए, हमें कंपनसेशन दीजिए, ये रीज़न, और बिल्कुल वो गरीबी से भी गरीब, बहुत बुरी हालत, इतने मतलब माल न्यूट्रिशन की कमी, वो खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स आके पैसे मांगते थे कि तुम ये करो वो करो, तो बहुत वर्स्ट कंडीशन थी। आगे देखते हैं, व्हाट वाज तिनकथिया सिस्टम। तिनकथिया सिस्टम क्या था, तो देखिए जिसमें फार्मर्स को जबरदस्ती क्या बोला जाता था कि उनको अपने लैंड के 3/20 पार्ट में क्या उगाना होगा, इंडिगो ग्रो करना होगा। अंडर द तिनकथिया सिस्टम फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ देयर लैंड फॉर ब्रिटिश प्लांटर्स। ठीक है, एज पर पैसेज क्लियर है जी, वैसे भी पढ़ लिया तो वैसे भी क्लियर है। उसके बाद व्हाई डिड फार्मर सफर अंडर दिस सिस्टम। फार्मर सफर क्यों करे थे सिस्टम में, क्योंकि एक तो ये प्रॉफिटेबल नहीं था, और जब जर्मनी ने सिंथेटिक ले आई थी, जब जर्मनी ले आया था सिंथेटिक इंडिगो, तो ये बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा। इंडिगो गिव वेरी लिटिल प्रॉफिट एंड दे वर फोर्स्ड टू सेल इट एट अ फिक्स प्राइस, और उनको फोर्स किया जाता था कि भाई तुम्हें इतने ही प्राइस में बेचना है, तो कुछ बचता ही नहीं था, प्लांटर्स को ऊपर से चीट अलग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हाउ डिड सिंथेटिक डाइज अफेक्ट इंडिगो कल्टीवेशन। सिंथेटिक डाइज ने इंडिगो कल्टीवेशन को कैसे अफेक्ट किया, क्या हुआ था, अगर किसी कोई सिंथेटिक चीज आई है और उसको लोग उसको मांग रहे हैं, तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट की क्या बढ़ रही है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। तो देखिए सिंथेटिक डाइज रिड्यूस्ड द डिमांड फॉर इंडिगो, और किसकी डिमांड बढ़ गई, सिंथेटिक डाइज की, मेकिंग इट लेस प्रॉफिटेबल, येट प्लांटर स्टिल फोर्स फार्मर टू कंप्लाई, यानी कि तो वो जो है उसी रेट पर बेचे। What does the extract show about farmer situation? फार्मर्स की सिचुएशन के बारे में एक्सट्रैक्ट क्या बता रहा है, तो देखिए फार्मर्स की सिचुएशन कैसी थी, फार्मर्स बेचारे टेरिफाइड थे, हेल्पलेस थे, और प्लांटर्स की अथॉरिटी को नहीं देख पा रहे थे। The farmers were poor, helpless and terrified. They had no power to resist British authority. ठीक है, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। Which theme is highlighted here? कौन सी थीम हाईलाइट हुई इधर, कि मैंने आपको क्या बताया था, एक तो भाई क्या हो रहा है, हम कॉलोनाइज्ड थे, और दूसरा क्या हो रहा था फार्मर्स के साथ, इनजस्टिस। देखिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर फार्मर्स एंड इनजस्टिस अंडर द कॉलोनियल रूल, ये आपकी थीम यहाँ पर, ये आपका इधर हाईलाइट हो रहा है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। ठीक है,
आगे देखिए आपका एक्सट्रैक्ट 2। 2 मिनट देखो तुम, मैं पानी पीऊं तब तक। नाउ राजकुमार शुक्ला, अ पुअर फार्मर, मेट महात्मा गांधी एट कांग्रेस सेशन लखनऊ में। ही प्लीडिड, उन्होंने प्ली की, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि सर प्लीज चंपारण चलिए, वहां पे फार्मर्स की कंडीशन बहुत बुरी है। उन्होंने कहा ठीक है, बट वो उनके साथ उस टाइम नहीं गए। तो जहां जहां गांधी जी गए वहां वहां वो उनके पीछे पीछे गए। शुक्ला फॉलोड हिम टायरलेसली टू कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद until Gandhi finally agreed to visit Champaran. गांधी बिलीव्ड इन सीइंग द प्रॉब्लम हिमसेल्फ, उन्होंने कहा भी पहले मैं प्रॉब्लम देखूंगा फिर मैं कुछ स्टेप लूंगा। जब वो चंपारण आए तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और स्टे किया और लोकल फैमिलीज के बीच में उन्हें अंडरस्टैंडिंग और सफरिंग हुई। डिस्पाइट थ्रेट्स फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिशियल्स, गांधी रिफ्यूज टू लिव। उनको जबकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बोल दिया था कि भाई तुम यहाँ से जाओ, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई वो नहीं जाएंगे, ये जगह को वो खाली नहीं करेंगे, वो अपने लोगों के लिए यानी कि पीजेंट्स के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि पीजेंट्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, पीजेंट के साथ सही नहीं हो रहा। देखो हु वाज राजकुमार शुक्ला, सबको पता है राजकुमार शुक्ला एक फार्मर था, पीजेंट था, कहाँ पे, चंपारण में। ही वॉज अ पुअर फार्मर फ्रॉम चंपारण हु वांटेड गांधी टू सी द सफरिंग ऑफ इंडिगो फार्मर्स। व्हाई डिड शुक्ला फॉलो गांधी एवरीवेयर, क्यों फॉलो किया, क्योंकि वो चाहते थे कि गांधी कहां पर देखे, उस मैटर में देखे, किस मैटर में, जो कि चंपारण के लोगों के साथ हो रहा था गलत। He was determined to get Gandhi's help and pleaded with him to visit his Champaran. आगे, हाउ डिड गांधी रिस्पॉन्ड टू शुक्ला रिक्वेस्ट, गांधी जी ने शुक्ला की रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने क्या किया, वो पर्सनली चंपारण गए और उन्होंने वहां पर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किया। तो देखिए गांधी एग्री टू विजिट चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द फार्मर्स प्रॉब्लम पर्सनली। उसके बाद व्हाट ऑब्स्टेकल्स डिड गांधी फेस इन चंपारण, चंपारण में गांधी ने क्या ऑब्स्टेकल फेस किया। ऑब्स्टेकल मतलब क्या क्या रुकावट उन्होंने फेस की। तो सबसे पहले तो उनको धमकाया गया कि भाई चंपारण छोड़ के निकल जाओ, यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जाने से मना कर दिया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स थ्रेटेंड हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू लीव बट गांधी रिफ्यूज्ड साइटिंग हिज ड्यूटी टू द ऑप्रेस्ड, यानी कि जिन लोगों को साथ इंजस्टिस हो रही है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गलत की हो रहा है जिन लोगों के साथ, वो उनके साथ वैसा नहीं होने देंगे और वो जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। विच थीम इज हाईलाइटेड हियर, कौन सी थीम हाईलाइट हो रही है आपके बच्चे, करेज, लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड जस्टिस, ये आपकी थीम इधर हाईलाइट हो रही है। इसके बाद आपका थर्ड पैरा आता है, पढ़ो जरा तब तक खुद से, फिर मैं बताती हूँ। चले जी, गांधी began collecting statements from thousands of farmers to understand their problems in details. He recorded every complaint regarding forced indigo or cultivation. The British government then formed a committee to inquire into the matter and Gandhi was appointed as a member. तो गांधी ने स्टेटमेंट्स कलेक्ट की बहुत सारे फार्मर से कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई जिसमें गांधी को भी मेंबर बनाया गया और फाइनली प्लांटर्स ने एग्री कर दिया कि भाई वो जो उनसे एक्स्ट्रा पैसा लिया है उसका 25% पैसा वो किसको दे देंगे, वो फार्मर्स को दे देंगे। दो अमाउंट बहुत कम था बट स्टिल एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, उनको ये दिलासा दिलाने के लिए कि भाई जो आपका फियर है ब्रिटिशर्स को लेकर या फियर है हमारे लिए कोई नहीं है, उसको खत्म कर दीजिए और ऐसा कुछ नहीं है। And gave them courage to stand up against the injustice. Gandhi's work did not end there. He taught the villagers about cleanliness education और उसके बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं रोका, फिर उन्होंने विलेजर्स को क्लीनलीनेस एजुकेशन और कैसे आगे बढ़ते रहना है, अपने आप को लेकर जाना है, उसके बारे में बताया। तो देखिए व्हाट मेथड
डिड गांधी यूज टू अंडरस्टैंड द फार्मर्स प्रॉब्लम? उन्होंने कौन सा मेथड किया था? उन्होंने काफी सारे मतलब हजारों फार्मर्स की स्टेटमेंट ली, स्टेटमेंट यानी कि रिटर्न में उनसे लिखवाया क्या हुआ कैसे हुआ, और वो उन्होंने एज अ प्रूफ दिखाया किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ही कलेक्टेड स्टेटमेंट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स एंड डॉक्यूमेंट्स देयर कंप्लेंट्स। उसके बाद व्हाट एक्शन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक इंक्वायरी की कमेटी बिठाई जिसमें गांधी को क्या बनाया? गांधी को मेंबर बनाया। तो देखिए, दे फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमेटी एंड गांधी वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ गांधी इन्वेंटिवेशन? द प्लांटर्स रिफंडेड, उन्होंने इलीगल जो भी पैसे लिए थे वो उसके 25% उन्होंने रिफंड किया। Why was this victory significant? इसने फार्मर्स को एक करेज दिया, और ये करेज दिया कि भाई आप डर के नहीं रह सकते। चौथा पांचवा, व्हाट सोशल रिफॉर्म्स डिड गांधी प्रमोट आफ्टर विक्ट्री? उन्होंने क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स की? एजुकेशन, क्लीनलीनेस एंड सेल्फ रिलायंस अमंग दी विलेजर्स। ये उन्होंने 3 सोशल रिफॉर्म्स पर काम किया। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इस चैप्टर के भी बच्चे आपको वीडियो के नीचे लिंक में आ जाएंगे और उसको क्लिक करोगे पीडीएफ पर पहुंच जाओगे। तो देखो, व्हाट वाज तिनकथिया सिस्टम? सबको पता है ये कैसा सिस्टम था जो फोर्स करता था फार्मर्स को कि वो ग्रो करे। क्या ग्रो करे? इंडिगो ग्रो करे। किस पर? 15% ऑफ देयर लैंड पर, यानी कि 20 आपका 3/20 लैंड पर वो इधर ऐसे लिखते थे 3/20 लैंड पर वो क्या ग्रो करे? आपका इंडिगो ग्रो करे। और ब्रिटिशर्स के जो हमारे फार्मर्स थे उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, वो उनको फॉलो करना पड़ता था, जबकि उनको वो बहुत कम प्रॉफिट देता था, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं था। आगे, व्हाई डिड गांधी गो टू चंपारण? गांधी चंपारण क्यों गए थे? क्योंकि वहां पर राजकुमार शुक्ला ने उनको बताया था वर्स्ट कंडीशन ऑफ वहां के लोगों की, और इसलिए वो देखने के लिए गए थे और वहां पर स्टेटमेंट्स कलेक्ट की उन्होंने उसके बाद में। Gandhi went to Champaran to help the indigo farmers who were being exploited by the British planters. He wanted to see their suffering firsthand. वो खुद से देखना चाहते थे, and provided relief through peaceful investigation and advocacy for justice. ठीक है। Why was Gandhi summoned to court? गांधी को सम्मन क्यों किया गया था? क्योंकि उनको ये बोल दिया गया था कि भाई आप चंपारण आज ही छोड़ के जाइए, मतलब चंपारण छोड़ के जाइए। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप डिसोबीडियंस, मतलब बहुत ज्यादा आप नॉन वायलेंस हो सकता है या कुछ है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ना ही कुछ होगा, मैं पीसफुली यहाँ पर हूँ, मैं अपने लोगों की बात सुनने आया हूँ। और अगर उनका ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन हो रहा है यानी कि उनके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उनका साथ दूंगा। तो देखिए, गांधी was summoned to court because he refused to obey the British order to leave Champaran. He insisted on staying to investigate the farmers' suffering and fulfill his moral duty to help the oppressed peasants. देखो बच्चे, बार बार जब चीजें आप एक ही चीज सुने जा रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर में वो आने लग जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन है, जरा खुद से देखेंगे। हाउ डिड गांधी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो फार्मर्स? गांधी ने इंडिगो फार्मर्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? वो उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने केयरफुल इन्वेस्टिगेशन की, पीसफुल प्रोटेस्ट किया। उन्होंने सबसे पहले तो स्टेटमेंट्स कलेक्ट की बहुत सारे फार्मर्स की, फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको समझा, फिर उन्होंने कोशिश की कि भाई ये देखा कि भाई ये तिनकथिया सिस्टम है, ये बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है। डिस्पाइट द ऑर्डर फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू लीव चंपारण, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो फॉलो नहीं करेंगे। वो डिटरमिन्ड थे, क्या डिटरमिन्ड थे? कि भाई वो नहीं जाएंगे, और वो किसकी हेल्प करेंगे? वहां के फार्मर्स की हेल्प करेंगे। हिज steadfastness pressured the government to form committee of inquiry. उनका जो डिटर्मिनेशन थी उसमें क्या हुआ कि भाई कमेटी फॉर्म की जाए विद इंक्लूडेड एज अ मेंबर, उसमें उनको मेंबर रखा गया। आफ्टर एग्जामिनिंग द एविडेंस द ब्रिटिश प्लांटर्स वर फोर्स्ड टू रिफंड, उनको पूरा देखा गया। उसके बाद ऑर्डर आया कि ब्रिटिश प्लांटर्स को 25% पैसा जो है वो रिफंड करना पड़ेगा, किसको? फार्मर्स को। और थ्रू दी मॉनेटरी रिलीफ was small, दो मॉनेटरी रिलीफ बहुत स्मॉल थी, बट ये एक रियल विक्ट्री थी। ये लिख लेना लाइन, द रियल विक्ट्री ले इन रिमूविंग फियर फ्रॉम फार्मर्स माइंड। ये विक्ट्री थी रियल। गांधी इंस्पायर्ड देम टू रिकॉग्नाइज देयर राइट्स एंड स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस। उनको ये बताया कि तुम्हारे राइट्स क्या है, रिकॉग्नाइज कराए, और हमेशा इनजस्टिस के लिए खड़े रहे। उनके एफर्ट्स ने स्ट्रेंथन किया कॉन्फिडेंस को एंड मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडियन नॉन वायलेंस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, ये था मेन आपका इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत सारे हैं, मतलब ये कि आप पढ़ चुके हो, पीछे जो भी पॉइंट्स हैं क्वेश्चंस उन्हीं में से ऑलमोस्ट बन के आएंगे आपके। नेट, व्हाट लेसन डिड वी डू वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर इंडिगो? इस चैप्टर से आपने क्या लेसन सीखा है? तो जरा देखें। द चैप्टर इंडिगो टीचिस इंपॉर्टेंट लेसन। अब यहां पर आपसे पूछ रहा आपने क्या सीखा, तो यहां पर आप टॉट नहीं डालोगे बच्चे, हमने सीखा था। इट टीचेस प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है,
About truth, courage, and non-violence, Gandhi demonstrated and that the peaceful protest is powerful tool to fight injustice and oppression. Instead of using violence, he relied on moral authority and truth to address the farmers' suffering despite the threats to show that fearlessness is necessary to bring the social change. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि भाई आपको डर के नहीं रहना है, अगर आप फियरलेस रहोगे तो सोसाइटी में चेंज आ सकता है, अगर जितना हम डर के रहेंगे उतना ही सामने वाला पर्सन हम पर हावी होगा, और अगर हमें अपने अपने राइट्स के लिए खुद ही तो लड़ना है, खुद ही सब कुछ करना है. The chapter also emphasizes the importance of leadership that serves the weak oppressed. ये पीछे आपको पीछे बता रखा है. गांधीज एक्शन इंस्पायर्ड द फार्मर्स टू असर्ट देयर राइट्स. गांधी के एक्शन ने इंस्पायर करा फार्मर्स को कि वो अपने राइट्स के लिए लड़े, अपने राइट्स के लिए बोले, और इनजस्टिस जो भी हो रहा है उसके लिए वो काम करे. मोरोवर द स्टोरी हाईलाइट्स दैट इवन स्मॉल एक्ट्स ऑफ ऑनेस्टी, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस कैन लेड टू सिग्निफिकेंट रिजल्ट. ये सब तीनों चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट ला दे सकती है. ओवरऑल चैप्टर बता रहा है कि कैसे हमें इनजस्टिस के अगेंस्ट रहना है बिना डर के, और सच का साथ देना है, नॉन वायलेंस को एज अ वेपन लेके, मतलब बिना लड़े नॉन वायलेंस के साथ अपने राइट्स के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए हमने कैसे काम करना है, ये सब कुछ हमें ये चैप्टर बता रहा है. तो अब हम इसके बाद जो चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा हमारा दी रैट ट्रैप. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रैट ट्रैप. ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सा है, सिंपल सा है और इजी सा चैप्टर है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दी रैट ट्रैप. अगेन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को समझने से, चैप्टर के नेम का नाम निकालने से. दी रैट ट्रैप. रैट ट्रैप यानी कि वो एक बॉक्स जो होता है जिसमें हम रैट्स यानी कि चूहे यानी कि माउस को पकड़ते हैं. रैट ट्रैप, चूहा पकड़ने की जो चूहेदानी होती है, रैट ट्रैप. ओके, चलो लिंक किया. अब चैप्टर को पहले ऑथर के बारे में समझते हैं, फिर चैप्टर को. अबाउट द ऑथर, Selma was a famous Swedish writer. She was the first woman to win the Nobel Prize in Literature, and her stories often carry moral lessons and focus on human goodness and kindness. इंसान की काइंडनेस, गुडनेस, मोरल लेसन्स, उस पर उनकी स्टोरीज हुआ करती है. तो इसका मतलब ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं मोरल लेसन दे रही है, इंसान के बारे में, ह्यूमन काइंडनेस वगैरह इनके बारे में बता रही है. तो देखिए, द पेडलर एंड हिज लाइफ. जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो एक पेडलर की कहानी से स्टार्ट होती है. पेडलर यानी कि एक पर्सन ऐसा है जो कि रोड ये बेचता है, रैट ट्रैप्स बेचता है, चूहेदानी बेचता है. ठीक है. द स्टोरी इज अबाउट अ पुअर रैट ट्रैप सेलर, जिसको पेडलर बोला गया है. ही मेक अ स्मॉल वायर रैट ट्रैप्स. वो छोटे से वायर वाले रैट ट्रैप्स, मतलब चूहे पकड़ने वाली दानी बनाते थे, एंड सेल्स ने उसको बेचते थे. हिज लाइफ इज लोनली. अकेले रहते थे, कोई था नहीं उनके साथ, बहुत मिजरेबल लाइफ थी उनकी. ही हैज़ नो होम. उनकी ना कोई घर था, ना फैमिली थी, कोई रेगुलर इनकम भी नहीं थी. ही वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे पैसे के चक्कर में, पैसा कमाने के लिए, एटलीस्ट उनको खाने को मिल जाए, वो कुछ कमा ले. वन डे ही गेट्स एन आइडिया. ही थिंक्स दैट ही द होल वर्ल्ड इज लाइक अ बिग रैट ट्रैप. एक दिन उनको आइडिया आया कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया किसकी तरह है, ये एक रैट ट्रैप की तरह है. मैं आपको कुछ दिखाती हूँ अभी. ये देखो, उनको एक आइडिया आया कि भाई ये जो पूरी दुनिया है ना, ये इस रैट ट्रैप की, इस चूहेदानी की तरह है. जिस तरह से एक जो माउस होता है, वो चूहा जो होता है वो उस रैट ट्रैप में फंस जाता है चीज के लालच में. चीज, हम लोग तो या रोटी रखते हैं या कुछ ऐसी चीज रख देते हैं, बाहर चीज रखा जाता है, हर जगह के अलग अलग टेस्ट है. तो वो माउस उस चीज के लालच में उस रैट ट्रैप में आ जाता है, उस शिकंजे में आ जाता है. उसको वो छोटा सा चीज दिखता है, बिना मेहनत किए उसको लग रहा है कि मैं खा लूंगा. सिमिलरली हम लोग, पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए भाग रही है. तो उसने क्या किया है, उसने इस पूरी दुनिया को, ये जो मनी है, मनी की वजह से हर कोई इस मनी के लिए क्या कर रहा है, इस रैट ट्रैप में, इस ट्रैप में फंस रहा है. तो उसको एक दिन ये आइडिया है कि ये पूरी दुनिया पैसे की वजह से, अपने आप को अच्छा दिखाने की वजह से क्या है, एक बहुत बड़े रैट ट्रैप में, शिकंजे में फंसती जा रही है. तो देखो, ही थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप. जस्ट एज rats are trapped by cheese, people are trapped by riches, money and material pleasure. जिस तरीके से ये जो आपके रैट्स है वो चीज के लालच में उस शिकंजे में आ जाते हैं, सिमिलरली लोग अमीरियत, अपने आपको अमीर दिखाने के लिए, रिच लोगों के साथ दिखाना,
मटेरियल चीज़ें, ये वाली गाड़ी, ये वाला फ़ोन, ये वाला घर, अपने आप को अमीर दिखाना, ये सब चीज़ों की वजह से क्या करने लग जाते हैं, वो इस रैट ट्रैप में आ जाते हैं। ये जो टेम्पटेशन, ये जो लालच है, वो उनके लिए एक बेट बन जाती है, यानी कि लिए एक मुसीबत की तरह बन जाती है। और वन समवन गेट्स अट्रैक्टेड, अब उसमें कोई एक बंदा अट्रैक्ट हो गया है, दे आर कॉट इन दैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के अपने उस ट्रैप में आ जाते हैं। अब देखिए, अब आता है मतलब बेसिकली इसमें ना वो यही इमेजिन कर रहा है कि जो मैं रैट ट्रैप बेच रहा हूं, दुनिया उसी रैट ट्रैप में पैसे के चक्कर में फंसी हुई है। अब जो सीन आता है वो आपका नेक्स्ट आता है, वो एक क्रॉफ्टर के पास आता है, एक क्रॉफ्टर यानी कि एक ओल्ड मैन के पास आता है। वंस इवनिंग द पेडलर नॉक्स एट स्मॉल कॉटेज एंड ऑड क्रॉफ्टर, एक फार्मर जो कि लैंडेड लैंड था वहाँ पे था, वहाँ पे रहता था। द क्रॉफ्टर इज लोनली, क्रॉफ्टर अकेला था, एंड हैप्पी टू गेट अ कंपनी, मतलब वो मतलब देखो जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो अकेले रहते हैं, उनको कोई बात करने को मिल जाता ना तो उनको खुशी हो जाती है। तो पेडलर, उन्होंने पेडलर को देखा, उनको लगा इनको कंपनी मिल जाएगी, वो क्रॉफ्टर पेडलर से बात कर लेंगे। उसने उस पेडलर को वेलकम किया और उसको खाने को दिया, और उसने अपने टोबैको भी उसके साथ शेयर की। The crofter proudly tells him that he earns 30 kronor by selling milk to the dairy. उसने कहा कि भाई बड़े बताया, आज मैंने ना 30 kronor, वो करेंसी का नाम है वहाँ की, वहाँ पे मैंने 30 kronor कमाए हैं आज मैंने दूध वहाँ पे मिल्क को सेल आउट करके। He even shows, उसने उसको पैसे भी दिखाए पेडलर को, जब उसने पैसे दिखाए तो उसने लोकेशन, पेडलर तो देख रहा था अच्छा इन्होंने अपने पैसे यहाँ पर रखे हैं। The next day after the crofter leaves, the peddler is tempted. अगले दिन क्या हुआ, क्रॉफ्टर अपने काम पर चला गया, और जो पेडलर था उसको मन में तो लालच आ चुका था, क्या कि उसको 30 करोड़ मतलब पैसे दिख रहे थे, उसने वो पैसे चुराए और वहां से भाग गया। नाउ अब जहां वो अकेला रहता था, उसको कोई मतलब नहीं होता था दुनिया से, बस उसको ये था कि मैं कुछ कमा लूं, आज वो भी उस दुनिया के ट्रैप में फंस गया। किसके ट्रैप में, मनी के ट्रैप में, पैसे के ट्रैप में फंस गया, और रैट ट्रैप ऑफ ग्रीड, लालच के ट्रैप में वो फंस गया। लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, आफ्टर स्टीलिंग द मनी ही अवॉइड्स मेन रोड्स, और मतलब पैसे चुराए और मन में तो चोरा ही चुका था, भी मैंने चुरा ली, मैं पकड़ा ना जाऊं, तो उसने क्या किया, उसने ना जो एक वो भागा, और उसने ना रोड पे जाने की जगह फॉरेस्ट से रास्ता सिलेक्ट किया कि भाई मेरे को कोई पकड़ ना पाए। एंड ही वॉक्स थ्रू दी फॉरेस्ट, सून ही गेट्स लॉस्ट, ऑब्वियसली फॉरेस्ट में कोई रास्ता तो होता नहीं है, तो वो रास्ता भटक गया। ही वॉक्स इन सर्कल्स, वो बार बार उसी जगह पे ही घूमे जा रहा था, और अब उसको लग रहा है यार वो ट्रैप में फंस गया। वो एक ट्री के पास से जाता था, थोड़ी देर बाद देखता था वो वहीं पर ही आके रुका हुआ है। इट सीम्स एज इफ द फॉरेस्ट इटसेल्फ हैज कॉट हिम लाइक अ रेड ट्रैप, अब ऐसा लग रहा था कि फॉरेस्ट ने ही उसको रेड ट्रैप की तरह अपने शिकंजे में ले लिया है, वो कहीं जा ही नहीं पा रहा है। रेड ट्रैप यानी कि वो जो चूहेदानी है उसी में ही घूमे जा रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा रेड ट्रैप 2-3 जगह यूज हुआ है, एक तो माउस पकड़ने में, दूसरा लोग पैसे के पीछे भाग रहे, और तीसरा एज अ फॉरेस्ट। He realizes that his own greed has brought him into trouble. उसने ये रियलाइज किया कि जो उसकी खुद की ड्रीड थी, अब ग्रीड थी, लालच था, उसने उसको ट्रबल में ले आई है। और द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप थ्योरी नाउ बिकम्स ट्रू फॉर हिम, ये जो दुनिया की रैट ट्रैप थ्योरी थी उसकी, कि दुनिया पैसे के पीछे भागती है, बस वही घूमे जा रही है पैसे के लिए, अब वो थ्योरी किस पर एप्लीकेबल हो रही है, अब वो थ्योरी उस पर भी एप्लीकेबल हो रही है। अब क्या हुआ, अब ने स्टोरी का नेक्स्ट स्टेज आती है आयरन मिल की। फाइनली ही रीचेस दी रैम्स, जो आयरन वर्क वहां पे पहुंचता है, वहां पर वो एक आयरन मास्टर से मिलता है। जो आयरन मास्टर आयरन मास्टर ना उसको कुछ और समझ लेता है, मतलब उसको लगता है कि वो कोई और पर्सन को जानता है, तो वो पेडलर को समझ लेता है कि भाई ये वही वाला आदमी है, तो वो उसको अपने घर ले जाता है। द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम इज एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड कैप्टन वन स्टेल, उसने उनको यही समझा कि भाई ये वही है, और वो पेडलर उनकी तरह दिखता था। द पेडलर लुक्स लाइक अ पुअर एंड सिक सोल्जर, तो उसको उनको यही लगा कि भाई ये वही सिख सोल्जर ही है, वही है, तो ये मेरे नोन के हैं। द पेडलर फर्स्ट, पहले तो पेडलर ने मना कर दिया, बट उसने हाँ कर दी, हाँ ये वही है, और वो एंड टू गो विद हिम, और वो मनोर हाउस पहुंच गया फॉर क्रिसमस के लिए वो उसके घर चला गया। ही थिंक्स इट माइट ब्रिंग हिम सम बेनिफिट, उसको लगा कि भाई वहां जा रहा है, शायद उसके घर में फिर से जैसे उसने क्राफ्टर के घर पे किया था, इसके घर में भी कुछ ना कुछ उसको मिल सकता है। अब जब वो वहां पे पहुंचा, वहां पर उनको मिली एडला। अब एडला की नेक्स्ट जो स्टोरी में आपका फेज आता है वो आती है एडला की काइंडनेस। एट द मनोर हाउस में आयरन मास्टर की जो डॉटर थी
एडला विल्सन वेलकम्स हिम वार्मली, उसने बहुत अच्छे से वेलकम किया. इन द डे लाइट आयरन मास्टर रियलाइजेस दैट द मैन इज नॉट हिज ओल्ड फ्रेंड. ही बिकम्स एंग्री एंड वॉन्ट्स टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस. वो तो शाम का टाइम था, अगले दिन जब सुबह का टाइम था, तो जो आयरन मैन था उसको समझ आ गया, आयरन मास्टर था सॉरी, जो उसको समझ आ गया कि भाई ये पर्सन वो नहीं है जो उसको वो जानता है, और उसने कहा ये तो फ्रॉड है, मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा, मैं इसको अरेस्ट करा दूंगा. बट उनकी बेटी ने कहा नहीं पापा कोई नहीं, उसको मना कर दिया. एडला सेड नो, और शी सेज दैट सिंस दे इनवाइटेड हिम, उन्होंने इनवाइट किया है, वो उसके गेस्ट है, ठीक है, और क्रिसमस है तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. शी बिलीव्स ही डिजर्व्स वन पीसफुल डे. उसने ये बिलीव किया कि भाई वो उनको एक पीसफुल डे दे देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें. हर काइंडनेस टचेस पेडलर्स डीपली. पेडलर को पता चल चुका था ये वाली बात, और उसकी जो काइंडनेस थी, जैसे उसने ट्रीट किया उसको, पेडलर को बहुत अच्छा लगा ये वाली बात, और उसका दिल एक्चुअली, उसका जो हार्ट था वो मेल्ट हो गया. मतलब उसके अंदर जो एक इंसानियत थी वो जाग गई, क्योंकि उसको इस तरीके से कभी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, प्यार नहीं किया, काइंडनेस जो नहीं की, और यहाँ पर उसने उसके लिए किया. The change of heart. The peddler spends Christmas peacefully at the manor house. He experiences love, respect and dignity for the very first time. Next morning वो चुपचाप वहाँ से चला गया. एडला को उसने मतलब एक गिफ्ट काइंड ऑफ पैकेज रखा हुआ था, और उसने उसके अंदर ना 3 चीज़ें, उसमें क्या था, उसमें एक स्टोलन जो पैसे चुराए थे वो रखे हुए थे, एक स्मॉल रैट ट्रैप था, और एक लेटर था. उसमें वो 3 चीज़ें मतलब उस पैकेज के अंदर वो छोड़ के गया था. अब देखो, इन द लेटर ही थैंक्स एडला फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक अ ह्यूमन बीइंग. उसको एडला को थैंक्स कर रहा था, और वो पैसे वापस कर रहा है. ही रिटर्न्स द मनी एंड साइंस हिमसेल्फ एज. वो पैसे वापस कर रहा है, और उसने जो उसमें साइन किए वो उसने उसी कैप्टन के किए, कैप्टन वंस टेल के. दिस शोज द काइंडनेस हैज चेंज्ड हिम एंड ही डिसाइडेड टू लीव द लाइफ ऑफ अ थीफ एंड स्टार्ट फ्रेश. जहाँ पर जबकि वो था भी नहीं, बट स्टिल उसने वो साइन इसलिए किए, और ये दिखा रहा है कि भाई अब वो ये वाली लाइफ जीना चाहता है, एक आम इंसान की लाइफ जीना चाहता है, और वो वाली लाइफ जो वो जी रहा था वो नहीं जीना चाहता. तो थीम देखते हैं. जो थीम्स है आपकी, वर्ड एज रैट ट्रैप. ये देखिए सेंट्रल थीम यही है आपकी, ये जो पूरी दुनिया है एक रैट ट्रैप की तरह है. मनी, वेल्थ, मटेरियल प्लेजर्स एक्ट एज अ बेट. ये एक लालच की तरह लोगों को खींच लेते हैं. व्हेन पीपल गेट टेम्प्टेड बाय ग्रीड दे बिकम ट्रैप्ड इनटू द प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग. द पेडलर हिमसेल्फ फॉल्स इनटू द ट्रैप व्हेन ही स्टील्स द मनी. जो पेडलर इस ट्रैप में खुद ही पेडलर फंस गया. जब वो क्या हुआ, जब से उसने पैसे चुराए. ठीक है, तो ये आपका मेन है. इस चैप्टर के जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है वो ये है. ट्रेचरस मतलब डेंजरस, सबड्यूड मतलब गॉट रिड ऑफ नेगेटिविटी, एवर्जन मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बैक ऑन फोर्थ मतलब फ्रॉम वन साइड, अक्रॉस द बैक ऑन फोर्थ एंड अक्रॉस द पूल, अनदर इन अ पूल. ठीक है, देन इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपकी इसमें आती है. ये बच्चे एक्चुअली ये ना स्लाइड आपकी मिक्स हो गई है. ये आपकी और ये वर्ड मीनिंग जो थे वही मैं देख रही, ये आपके उसके है डीप वाटर के है आपके, इसके नहीं है ये. ठीक है, इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं. आगे देखते हैं. पावर ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन. एडलास काइंडनेस ट्रांसफॉर्म्स पेडलर. एडला की जो काइंडनेस है वो पेडलर को ट्रांसफॉर्म कर देती है, चेंज कर देती है, और उसको ट्रीट करती है, उसको मतलब रिस्पेक्ट से. आप सच बता होने के बावजूद भी वो चेंज नहीं हुई, और उसने पेडलर को बहुत रिस्पेक्ट दी. ये स्टोरी शो करती है लव एंड अंडरस्टैंडिंग कैन रिफॉर्म अ पर्सन बेटर देन पनिशमेंट. किसी को सजा देने से बेटर है अगर हम उसको प्यार से उसको समझे या समझाए, तो वो इंसान बदल सकता है, ना कि गुस्से से या मार से. रिडेम्पशन एंड सेकंड चांस. द स्टोरी टीचेस दैट नो वन इज बियॉन्ड चेंज. इवन अ थीफ कैन बिकम अ गुड इफ शोन ट्रस्ट एंड काइंडनेस. अगर कोई भी चेंज नहीं हो सकता, अगर काइंडनेस शो की जाए, तो एक थीफ भी क्या हो सकता है, एक थीफ भी आपका ट्रस्ट और काइंडनेस जीत सकता है, वो भी अच्छा इंसान बन सकता है. पेडलर्स को एक सेकंड चांस मिला, और उसने उस चांस में ऑनेस्टी को अपनाया. देखो वो उनसे जो चोरी भी किए थे वो सारे पैसे वो रिटर्न कर दिया. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से आप लोगों के इसमें, वो है पेडलर का पुअर एंड लोनली, क्लेवर और थॉटफुल, टेम्प्टेड बाय ग्रीड, फील्स गिल्टी, चेंज बिकॉज ऑफ काइंडनेस. ये पीछे पढ़ लिया है हमने, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बस पॉइंट्स की पॉइंटर्स को पढ़ रही हूँ. एडला का क्या है, एक काइंड हार्टेड थी, कंपैशनेट थी, अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत जेंटल और पोलाइट थी, और वो बिलीव करती थी ह्यूमन गुडनेस में.
द आयरन मास्टर वेल्दी था, प्राउड था, शॉर्ट टेम्पर्ड था, प्रैक्टिकल था कि भाई मैं इसको नहीं जानता या कुछ है, इसको जेल में डालो या कुछ, और इमोशनल कम था। मैसेज क्या दे रही है स्टोरी आपको? ग्रीड लेट्स टू ट्रबल, अगर हम लालच करेंगे तो हम ट्रबल में ही फंसेंगे। वर्ल्ड ट्रैप है, पीपल लालच में इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अगर हम काइंडनेस करें तो वो लोगों को बदल सकती है। और एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, हर कोई रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और लाइफ में सेकंड चांस डिजर्व करता है। ये इसका आपका मेन स्टोरी का आपका मैसेज है। ठीक है, 1 मिनट दो, जरा पानी पियो, मेरा गला सूख रहा है। नाउ इसका पैसेज देखते हैं। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू मी, ये दुनिया मेरे लिए कभी भी काइंड नहीं रही। सो इट गिव मी unwanted joy to think ill of it this way. It was nothing but a big rat trap. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let him himself to tempted to touch the bait, it closed in on him. मतलब मुझे इस दुनिया ने क्या दिया है? इस दुनिया में पूरी की दुनिया सिर्फ रैट ट्रैप है, पैसे के पीछे भाग रही है, अमीरों के पीछे भाग रही है, मटेरियल चीजों के पीछे भाग रही है। जिस तरीके से ये एक माउस है, एक ये रैट है, वो चीज देख के ट्रैप में जाता है और जैसे ही वो शिकंजे में फंसता है वो बंद हो जाता है, वो जो आपका चूहेदानी है वो बंद हो जाती है और बंद होके वो उसमें ही अंदर ही घूमता रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। सिमिलरली जब हम इस पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, हम सिर्फ अमीर बनना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो हम इस ट्रैप में फंस गए। और जहां हम इस ट्रैप में फंसे वहां पर हम अपनी खुशी, अपना काइंडनेस, अपनी ओरिजिनलिटी सब खत्म कर देते हैं। वाई डिड द पेडलर थिंक इल ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, गलत क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उसने पॉवर्टी और लोनलीनेस देखी है। वाई डज ही कंपेयर द वर्ल्ड टू रैट ट्रैप, उन्होंने वर्ल्ड को रैट ट्रैप से क्यों कंपेयर किया? बिकॉज इट ट्रैप्स पीपल थ्रू ग्रीड एंड टेम्पटेशन। वॉट इज द बेट इन द वर्ल्ड? बेट क्या है? मनी, वेल्थ। लालच क्या है बेसिकली? टेम्पटेशन क्या है? पैसा, वेल्थ, कंफर्ट एंड मटेरियल प्लेजर्स। ये सारे के सारे लालच है, जिस लालच की वजह से ही हम तो बस घूम रहे हैं। आगे आता है, हाउ इज दिस आइडिया प्रूव्ड लेटर इन द स्टोरी? द पेडलर हिमसेल्फ गेट ट्रैप्ड आफ्टर स्टीलिंग मनी। व्हाट थीम इज हाईलाइटेड हियर? इधर कौन सी थीम हाईलाइट हुई है? द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, ग्रीड एंड टेम्पटेशन, ये थीम आपकी हाईलाइट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज है, जरा खुद से पढ़ो। अब मैं ये वाला नहीं पढ़ रही, मुझे पता अब तुम कर लोगे, हर एक चीज नहीं होती, खुद से करो। ठीक है, सबसे लगी हुई हूं मैं, तुम भी लगो अब। बट इंस्टेड ऑफ, मेरे साथ साथ करो, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग प्लीज्ड ही सीम्ड टू थिंक ही हैड मेड अ मिस्टेक. No, I am not a captain, once said the tramp. But I can't go back now. The iron master looked at him sharply. The daughter stood watching. She felt that this was a poor, hungry man who needed shelter. यहाँ पर उसने बोला कि मैं नहीं हूँ, बट उसने सोचा कि भाई मैं हाँ कर देता हूँ, मैं हूँ। और डॉटर वही खड़ी होकर देख रही थी कि भाई ये गरीब है, इसको पैसे की, खाने की जरूरत है। Now, why did the tramp deny being captain once? उसने मना क्यों किया कि वो नहीं थे? बिकॉज वो था ही नहीं रियल पर्सन और उसको डर था कि वो एक्सपोज हो जाएगा। Why couldn't he go back? वो वापस क्यों नहीं जा पाया? Because he had already accepted the invitation. उसने एक्सेप्ट कर लिया था इन्विटेशन को, and he hoped for benefit. उसने सोचा कुछ ना कुछ उसका फायदा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद how did the iron master react? आयरन मास्टर ने जब डे लाइट में देखा तो वो पहचान गया, तो उसको बहुत गुस्सा आया। He became suspicious and angry. What was Elda's reaction? Elda का क्या रिएक्शन था? She showed kindness and sympathy. What does the extract reveal? एडला के बारे में क्या बता रहा है? कि वो बहुत काइंड थी और गुडनेस उसके बारे में। शी वॉज कंपैशनेट एंड बिलीव्ड इन ह्यूमन गुडनेस। उसके बाद बच्चे आपका आता है एक्सट्रैक्ट 3। He had never before moved in such a company and he was conscious of his shabby clothes and rough manner, but he had been raised to a level where he had been treated as a captain that made him behave dignity. तो यहाँ पर आपको किसके बारे में बताया है? कि भाई कैप्टन के बारे में बताया गया है। ठीक है, वाई वॉज द पेडलर अनकंफर्टेबल? बिकॉज ही वॉज नॉट यूज टू रिच कंपनी। वो अनकंफर्टेबल क्यों था? क्योंकि जिस जगह पर वो चला गया था आयरन मास्टर के, वो बहुत अमीर था और उसको इस तरीके की कंपनी कभी उसने एंजॉय नहीं की थी। वाई डिड ही बिहेव विद डिग्निटी? बिकॉज ही वॉज, उसने लास्ट में डिग्निटी मतलब उसने क्यों दिखाया कि वो बहुत सेल्फ मैनर्ड पर्सन है? क्योंकि उसके साथ लाइफ में पहली बार किसी ने इंसानों की तरह बर्ताव किया था। बिकॉज ही वॉज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट लाइक अ कैप्टन। व्हाट चेंज ही सीन इन हिम हर? तो देखा पॉजिटिव चेंज आया, वो सेल्फ रिस्पेक्ट और बिहेवियर की तरफ बढ़ा।
व्हाट मैसेज डज दिस एक्सट्रैक्ट कन्वे, ये मैसेज क्या दे रहा है कि काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट कैन रिफॉर्म अ पर्सन। आगे देखते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके। व्हाई डिड द पेडलर स्टील द क्रॉफ्टर्स मनी, पेडलर ने क्रॉफ्टर के पैसे क्यों चुराए थे भाई, क्यों चुराए थे, वो किस में फंस गया था, रेड ट्रैप में, लालच में, टेम्पटेशन में। द पेडलर स्टोर द क्रॉफ्टर्स 30 kronor बिकॉज ही वॉज टेम्प्टेड बाय ग्रीड, लालच में वो फंस गया था। एंड द क्रॉफ्टर ट्रीटेड हिम काइंडली, और क्रॉफ्टर ने उसको बहुत प्यार से बड़े काइंडली रखा। हिज पॉवर्टी एंड डिजायर फॉर मनी मेड हिम वीक, बट उसकी जो पॉवर्टी थी, गरीबी थी, और उसका लालच था, उसने उसको कमजोर कर दिया, और उसने ये ग्रेटिट्यूड भूल गया, और वो दुनिया के लालच में फंसता चला गया। हम भी तो ऐसे ही हैं, जो अमीर दिखता है, जो पैसे वाला है, दुनिया उसी के पीछे भागती है। सब लोग, जहाँ कोई गरीब है, जिसके पास पैसे कम है, उसके तो दोस्त भी नहीं बनते कोई। सही कह रही हूँ ना, नहीं करना चाहिए ऐसा। एवरीवन हैज राइट। आगे, वाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पेडलर होम, आयरन मास्टर ने पेडलर को अपने घर क्यों बुलाया था, क्योंकि उसको लग गया था कि भाई वो उसका कैप्टन है, जो दोस्त है, और वो उस गलत फहमी में उसको घर बुलाया। ये खुद से अब कर लेना। वाई डिड एडला अलाउ द पेडलर टू स्टे, एडलर ने क्यों अलाउ किया, क्योंकि उसको दिख रहा था कि वो बहुत पुअर है और हेल्पलेस है, और उसको इस टाइम नीड है। तो ये सब चीजें देखकर एडला ने बोला कि भाई इसको हमें इनवाइट कर लेते हैं। एडला अलाउड द पेडलर टू स्टे बिकॉज शी फेल्ट ही वॉज अ पुअर एंड हेल्पलेस मैन who needed care and shelter. She believed that since they had invited him as a guest, he deserved kindness and respect on Christmas. इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, किस तरीके से एडला की काइंडनेस ने चेंज कर दिया पेडलर को, कैसे किया भाई। तो देखिए, एडला विल्सन काइंडनेस ब्रॉट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द पेडलर्स लाइफ। When the iron master discovered that the peddler was not captain, वो बहुत गुस्सा हो गया था, और वो चाहता था कि भाई वो पुलिस में उसको भेज दे, बट एडला ने रोका। उसने कहा नहीं, हमने उसको इनवाइट किया, वो हमारे गेस्ट है, लेट हिम बी विद अस, क्रिसमस में उसको हमारे साथ रहने दो। वो सिंपैथेटिक हुई, उसके लिए उसको रिस्पेक्ट दी, उसने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उसको दिख रहा था कि वो पुअर है, उसको नीड है, तो उसको ट्रीट किया। शी बिलीव दैट सिंस ही हैड बीन इन्वाइटेड एज अ गेस्ट, ही डिजर्व डिग्निटी एंड पीस, स्पेशली ऑन क्रिसमस ईव। हर जेंटल बिहेवियर, उसके जो जेंटल बिहेवियर और उसने जो हॉस्पिटैलिटी शो की थी, यानी कि उसने जो जिस तरीके से उनको वेलकम किया था, उससे वो बहुत खुश हुए थे, और उनको उनके मन में जागा कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी काइंडनेस है, मुझे भी लोग पूछ सकते हैं। और दिस काइंडनेस अवेकन्ड हिज कॉन्शियसनेस, कॉन्साइंस, उसकी आत्मा को जगा दिया, एंड मेड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको ये रियलाइज किया कि उसकी मिस्टेक के बारे में, और स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, और उसने जो क्रॉफ्टर की पैसे चुराए थे वो तक वापस तक कर दिए थे। ठीक है, उसने पैसे वापस किए, उसने एक लेटर तक छोड़ा और एक रेड ट्रैप छोड़ा, और लास्ट में उसने ये तक लिखा, जो कैप्टन का नाम लिखा, और ये कैप्टन का नेम ये सिग्निफाई कर रहा है भाई क्या, कि भाई अब वो एक आम जिंदगी, एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता था। तो बच्चे ये ही था आपके इन 3 चैप्टर्स का पूरा, जिसमें हमने हर एक चीज़ कोशिश की है कवर करने की। और अभी तो आपका मैराथन भी होगा, तब देखते हैं, तब तो मतलब अभी है, अभी भी है। इसके अलावा इसके भी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आप लिंक में जाएंगे, आपको पीडीएफ पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, आप उसको डाउनलोड करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, और अपने एंड से भी अपनी प्रैक्टिस करते रहो। बुक से जो भी चीज़ें मिलती है एक्स्ट्रा देखना है वो देखो साथ साथ, और क्वेश्चन आंसर, PYQs ये तो ऑलरेडी आ भी चुके हैं, यही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और अगर मैं क्वेश्चन कम भी डिस्कस करूँ तो कोई नहीं, बट एटलीस्ट आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप इन डेप्थ थीम वगैरह समझ चुके हो, तो आप अपने आंसर्स को उसमें ऑटोमेटिकली कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, और ऐसे करते करते हमारे 5 चैप्टर्स बहुत इन डेप्थ, बहुत डीपली हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में बाकी के बचे हुए चैप्टर्स के साथ, जिसमें हमारा पूरी फ्लेमिंगो के चैप्टर्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतनी ही रखती हूँ, अब मैं मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।